आपकी लाइफ का आपके हिसाब से सबसे बड़ा ऑपरेशन क्या था? मेन टारगेट था गाजी बाबा। मौलाना मसूद अजहर का बहुत खास आदमी। तुझे लाई यहाँ तेरी मौत फौजी, कश्मीर का बदला लेगा गाजी। मैंने मूवी में तो देखा, बट आपके मुंह से रियलिटी पूरी जाननी है जो असली में हुआ। 30 अगस्त 2003 का मौलाना मसूद अजहर इंडिया में आता है। सीक्रेट चैम्बर्स जैश ने बना रखे हैं श्रीनगर सिटी में कई। शाम को ही हम अपनी सिविल गाड़ी में उस घर का बाहर से रेकी करके आ गए। कमरे में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था जिसे बहुत शक हो। 4 दीवारों में से एक दीवार में शीशा फिटेड था, ग्लास बहुत बड़ा। नीलकमल दास ने ग्लास पे मारा किक और गाजी बाबा। ऐसे ही कोई और खतरनाक ऑपरेशन जिसमें आप थे? इंडिया को अपना जहाज वापस लेने के बदले 3 टेररिस्ट छोड़ना पड़ा, जिसमें मौलाना मसूद अजहर भी था। पाकिस्तान मिलिट्री के एक तरह से असेट है। इनका मकसद तो कुछ और है कश्मीर में। कश्मीर एक कांच की तरह है। कश्मीर के अंदर जो पीस है वो बड़ी फ्रेजाइल है। कि 2019 में पुलवामा की घटना हुई, उसने पूरी शांति का जो एक सिलसिला था वो ब्रेक कर दिया। टेररिस्ट कोड्स क्या थे जो आपने डिकोड किए और किस तरीके से आपने भी उनके अगेंस्ट कोडिंग करी? आटा, ये जो RDX वगैरह हैं इनको आटा बोलते थे। जैसे उसने कंटेंट बोला कि आज 3 मुर्गा टपका दिया। अब ग्राउंड में जो 3 कोई किलिंग हुई है उससे वो घटना कनेक्ट हो गई। एक तो जिंदा पाकिस्तानी, एक मकान मालिक और एक कारपेंटर। मौलाना चिल्ला के बोला, खुदा अच्छा होता कि मैं भी मर गया होता इसमें। कभी आपको अपनी पहचान बदलकर आतंकवादियों के बीच में रहना पड़ा? ये जो बातें जितनी निकालते हैं, कुछ बातें हैं जो नहीं निकल पाती। मौलाना का क्या रोल रहा? ये जैश की ही आइडियोलॉजी है। इसने लाइव कैमरा पे इंटरव्यू दिया था और ये बोला कि आने वाले दिनों में हम कोई बहुत बड़ा कांड करने जा रहे हैं, और कांड उसने किया। 13 दिसंबर 2001 नई दिल्ली, पार्लियामेंट दिन में 11 बजे संसद पे जैश ए मोहम्मद के 5 खुदकश पाकिस्तानी अटैक करते हैं एक एम्बेसडर कार के थ्रू। पूरी रात गोलियों की आवाज़ गूंजती रही। बॉर्डर से अंदर आते कैसे हैं? तने तुलसानी पॉडकास्ट में आज का एपिसोड सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, ये एक जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जहां रील और रियल के बीच में एक लाइन है जो ब्लर हो जाती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने देश के लिए डिसीजंस लिए हैं जिनके बारे में हम सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस या मूवीज़ में सुनते हैं। ग्राउंड ज़ीरो जैसे ऑपरेशन, काउंटर टेररिस्ट मिशंस, स्प्लिट सेकंड डिसीजंस और वो मेंटल स्पेस जहां फियर और फोकस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। यह एपिसोड है ब्रेवरी का, डिसिप्लिन का, लीडरशिप का। यूनिफॉर्म के पीछे का इंसान जो मेडल्स के पीछे की एक कहानी बताता है और एनकाउंटर्स के पीछे की अनसेड रियलिटी। आज तने तुलसानी पॉडकास्ट पर हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र अवॉर्डी, फॉर्मर BSF DIG और एक ऐसे ऑफिसर जिनकी कहानी सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती है, NN दुबे सर। चलिए शुरू करते हैं। सर, आपकी लाइफ का इतने सारे इंस्टेंसेस मैंने देखे, पर आपकी लाइफ का आपके हिसाब से सबसे बड़ा ऑपरेशन क्या था? हमारे लाइफ का ऑपरेशंस तो कश्मीर के 7 साल के 6-7 साल के डिप्लॉयमेंट के पीरियड में 2 फेज़ का डिप्लॉयमेंट रहा। 93 to 97, 2000 से 2003। तो देखा जाए 6 ईयर प्लस का डिप्लॉयमेंट रहा जो फील्ड का एक्चुअल वहाँ रहेगा। उसमें ऑपरेशंस बहुत हुए, बहुत रिस्की ऑपरेशंस थे। अचीवमेंट वाइज भी देखा जाए तो ठीक ठाक हायरार्की, क्योंकि आई एम द लकी पर्सन who had got चीफ ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रीडम फोर्स, चीफ ऑफ हुजी हरकतुल जिहाद इस्लामी, अल-फतह फोर्स, डिस्ट्रिक्ट कमांडर लेवल टेररिस्ट ऑफ हिज़्बुल मुजाहिदीन। ठीक ठाक ऑपरेशंस मेरे रहे जिनमें टेरर आउटफिट्स के टॉप हायरार्की को मारने या पकड़ने का मौका मिला। और नंबर ऑफ पाकिस्तानी टेररिस्ट भी ठीक ठाक थे उस समय, क्योंकि आज के टाइम में नंबर्स नहीं उतने हैं, बट तब ये बड़े ज़्यादा नंबर्स में होते थे, इंक्लूडिंग सुडानी टेररिस्ट, अफ़गानी टेररिस्ट। लेकिन जो 30 अगस्त 2003 का इनकाउंटर हुआ नूरबाग श्रीनगर डाउनटाउन में, जिसमें इंडिया का ओसामा बिन लादेन गाजी वो मारा गया, वो आई थिंक सबसे
ज़्यादा क्रिटिकल ऑपरेशन था इन टर्म ऑफ रिस्क, इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्टेक्स, इन टर्म्स ऑफ नेम फेम एवरीथिंग एंड अचीवमेंट। तो ये ऑपरेशन आई थिंक सबसे ज़्यादा लैंडमार्क ऑपरेशन रहा। आप बताएं इस ऑपरेशन के पूरे रियलिटी के बारे में। मैंने मूवी में तो देखा, बट आपके मुंह से रियलिटी पूरी जाननी है जो असली में हुआ। देखिए, इस ऑपरेशन की चर्चा से पहले हमें टारगेट को समझना ज़रूरी है कि बेसिकली इस ऑपरेशन का मेन टारगेट था गाजी बाबा। उसका पूरा नाम था राना ताहिर नदीम, कोड नेम गाजी बाबा, जिहादी, 39, डॉक्टर, मास्टर जी, तहसीन भाई, इस तरह के उसके कई नाम थे। लेकिन ओरिजिनल नाम था तालिब राना, गांव चिरचिल पाटनी, ज़िला बहावलपुर, राज्य पंजाब, पाकिस्तान। ये उसकी एक एक्चुअल आइडेंटिटी थी। ये आर्स्टवाइल HUM हरकतुल मुजाहिदीन, ये वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली बैंड है आज के तारीख में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से भी बैंड है और ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन लॉ के तहत भी। इस ऑर्गेनाइजेशन में वो मौलाना मसूद अजहर का बहुत ख़ास आदमी था और 1980 में जब रशियन फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेड किया तो जो मुजाहिद पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के अंदर लड़े रशियन फोर्सेस के ख़िलाफ़, ये उसमें भी लड़ा था और ये हार्ड कोर गुरिल्ला वारफेयर का बड़ा एक्सपर्ट आदमी था। इंडिया में दाखिल होता है ये 1994 में लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू कश्मीर से। ये दाखिल होता है मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के ठीक बाद, क्योंकि मौलाना को अर्ली 1994 में ISI भेजती है फेक पोर्टुगीज पासपोर्ट पर वाया ढाका, मालदा बंगाल के थ्रू एंटर कराती है और मौलाना मसूद अजहर इंडिया में आता है कश्मीर में दो बड़े टेरर आउटफिट के बीच में इंटीग्रेशन करने। ये दोनों पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन थे। इनका नाम था हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल जिहाद इस्लामी हुजी। इन दोनों का अमलगमेशन करके हुआ HUA हरकतुल अंसार नाम का एक आउटफिट लॉन्च करना था, क्योंकि ISI ने सोचा कि तुम दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट में ना रहो, तुम दोनों हैंड शेक कर लो। और इन दोनों टेरर ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट करने के लिए मौलाना को भेजा गया था। मौलाना के साथ आया था सज्जाद अफगानी, एक जो कि हुजी का चीफ था, और हरकतुल मुजाहिदीन का चीफ ये खुद था मौलाना। तो दोनों को उन्होंने भेजा था कि तुम जाओ वहाँ इंटीग्रेशन पैदा करो, समझौता कराओ और ये आपस में ना लड़ाएं। इनका मकसद तो कुछ और है कश्मीर में। तो ये दोनों इंडिया में दाखिल हुए थे और दाखिल होने के बाद इन्होंने किसी गुप्त जगह पे अनंतनाग में मीटिंग भी की थी। मीटिंग के बाद इनकी बदकिस्मती रही कि एम्बेसडर कार से ये अनंतनाग चौराहे पर मूव कर रहे थे। उससे पहले ये देवबंद भी गया था, सहारनपुर, क्योंकि देवबंदी अकीदा के बेस पे ही जैश-ए मोहम्मद टेरर ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। तो और उसके बाद ये लखनऊ से होते हुए अयोध्या भी गया था। क्यों गया था? क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो चुकी थी। तो जस्ट टू सी डिमोलिश्ड बाबरी मस्जिद, जस्ट टू ड्रा इंस्पिरेशन, एंड देन फाइनली जम्मू एंड कश्मीर में जाके साउथ कश्मीर अनंतनाग में इसने टेररिस्ट की मीटिंग की। मीटिंग के बाद इनकी कार ख़राब हो गई। कार ख़राब हुई तो ये ऑटो में शिफ्ट होने के प्रोसेस में थे। वहाँ पर BSF की पिकेट थी, आर्मी की पिकेट भी थी। तो किसी संतरी को ऐसे ही रूटीन में शक हो गया। उसने ये सोच के नहीं इनको पकड़ा कि ये इतना बड़ा कैच है, उसने रूटीन में पकड़ा। तो उसमें मौलाना भाग नहीं पाया क्योंकि वेट इसका बहुत ज़्यादा था। तो सज्जाद अफगानी और दोनों थे, तो ये पकड़े गए। पकड़ने के बाद इनकी आइडेंटिटी इंट्रोगेशन शुरू हुआ। तो ताजुब की बात है कि इसका बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड इंडियन एजेंसीज के पास था नहीं। अच्छा, पास्ट डाटा नहीं था बहुत। तो सज्जाद अफगानी ने अपने इंट्रोगेशन में बोला कि अगर ये भाग सकता था तो मैं हाथ नहीं आता, मैं भाग जाता, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि ये पकड़ जाता। दोनों कोट बलवाल जेल जम्मू में डाल दिए गए थे। तो जिस मकसद के लिए ISI ने मौलाना को फेक नाम से, फेक आइडेंटिटी,
फेक पोर्टुगीज पासपोर्ट पे वाया ढाका इंडिया में दाखिल किया था, वो मकसद वहीं खत्म हो गया। अब उस मकसद को आगे चलाए कौन? उस तहरीक को आगे चलाना है तो उन्होंने जो सेकेंड टीयर लीडरशिप गाजी बाबा की थी उसको पीओके के थ्रू एंटर कराया कि अब कश्मीर की कमांड तुम्हारे हाथ में, चीफ ऑपरेशनल कमांडर ऑफ हरकुल मुजाहिदीन, क्योंकि तब जैश बनी नहीं थी उस समय। जो और वो बोला कि नहीं, मौलाना को छुड़ाना तुम्हारा पहला ऑब्जेक्टिव है। यानी मौलाना मसूद अजहर कोट बलवाल जेल जम्मू की दीवारों के अंदर था, उसको जेल से रिहा कराना ये ऑब्जेक्टिव, इंडियन जेल से रिहा कराना इतना उनके लिए ये मुफीद था, इतना इम्पोर्टेंट था। उसकी उन्होंने कोशिश भी की गाजी ने। पहली कोशिश 1994 में हुई। वो कोशिश ऐसे हुई कि फॉरेन टूरिस्ट का किडनैपिंग किया गया और उसके बारगेन में इंडियन गवर्नमेंट से पर्दे के पीछे कुछ ऐसी डील हो कि ये जेल से छोड़ दिया जाए, बट फाइनली उनकी ये डील कामयाब नहीं हुई। 1995 अगर आप विजिट करें तो अगस्त महीने में एक जगह है आड़ू, पहलगांव। पहलगांव के बाइसरान में अपनी इस साल वाली, लास्ट ईयर वाली जो एक दुर्भाग्यशाली घटना हुई थी, ये हुई थी 22 अप्रैल 2025 को। लेकिन उसी पहलगांव में एक और वैली बनती है जिसको आड़ू वैली बोलते हैं। वहाँ से 6 फॉरेन टूरिस्ट का इन्होंने किडनैपिंग किया, जिसमें ब्रिटन्स थे, नॉर्वेजियन था, इजरायली था। उनका किडनैपिंग इन्होंने इसलिए किया कि इनके छोड़ने के एवज में हम मौलाना को इंडियन जेल से छुड़ाने के लिए हम प्रस्ताव रखेंगे। इसकी कोशिश हुई भी। और एक मौलाना फजलुर रहमान है, पाकिस्तान असेंबली का एक पार्लियामेंटेरियन है, अभी भी ज़िंदा है, ही इज़ ऑन चेयर। उसको भेजा गया था वहाँ से नेगोशिएशन के लिए, ट्रैक टू नेगोशिएशन के लिए। वो दिल्ली आया था। जब वो आया था इस समय ऑलरेडी मैं कश्मीर में था और मैंने उसका विजिट टीवी के हेडलाइन में देखा था कि भाई ये कोई है जो आया है। लेकिन वो नेगोशिएशन भी कामयाब नहीं हुआ और वो वापस चला गया। उसके बाद इन्होंने जम्मू जेल में ब्रेक करने की कोशिश की। जैसे आप बुड़ैल जेल की घटना सुनते हैं, तिहाड़ जेल की घटना सुनते हैं, तो इनका जम्मू जेल के अंदर इतना बड़ा क्लाउड था क्योंकि जितने फॉरेन टेररिस्ट फाइटर थे जो पकड़े गए वो सब जम्मू जेल के अंदर थे और कुछ कश्मीर जेल के अंदर थे। तब इनकी टेरर हिस्ट्री का कोई डोजियर तो होता नहीं था इतना ज़्यादा। सारे फ्रेश एंटर किए थे, फ्रेश एंट्रेंट थे। और इनका मतलब जेल इनके लिए एक तरह से अपना घर था, होम अवे फ्रॉम होम, जहाँ पे ये जेल ब्रेक करना, जेल के अंदर सुरंग खोदने जैसी भी साजिश कर सकते थे आपके जम्मू जेल में, और इन्होंने किया। करने के बाद ये मौलाना मसूद अजहर और सजाद अफगानी को उसी सुरंग से भगाना था। तो सवेरे सवेरे का टाइम था, तो ये दोनों उस सुरंग से भागने की कोशिश कर रहे थे। सजाद अफगानी आगे आगे और पीछे मौलाना क्रॉल कर रहे थे ट्रेंच में। लास्ट में सजाद अफगानी को पहले निकलना था, तो सीआरपी के सेंट्री ने उनको ऑब्जर्व कर लिया और उसने अपने सेंट्री पोस्ट से फायर किया, तो सजाद अफगानी मारा गया। अच्छा, उसी टनल में ही मारा गया, उसके एग्जिट पॉइंट पे ही, क्योंकि वो टनल में फंस गया तो मौलाना भाग नहीं सका, ये पीछे पीछे था। तो सीआरपी के ट्रूपर्स ने इसकी टांग खींची, बाहर निकाले और बोला मौलाना साहब अगर भागना है ना तो या तो चौड़ी कर लो टनल या अपना तुम वज़न कम कर लो। तो उसने बोला था कि मैं अगली बार टनल से नहीं भागूंगा, जाऊंगा ज़रूर। और वही हुआ। चौथा अटेम्प्ट क्या हुआ? चौथा अटेम्प्ट हुआ 24 दिसंबर 1999, IC-814 हाईजैकिंग फ्रॉम काठमांडू टू कंधार। और इस हाईजैकिंग में इंडिया को अपना जहाज़ वापस लेने के बदले 3 टेररिस्ट छोड़ना पड़ा, जिसमें मौलाना मसूद अजहर भी था। और वो जो छूटा, आज 2026 है, बहावलपुर में बाकायदा वो जैश मोहम्मद को हेड कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी वो मरा नहीं, क्योंकि उसको आईएसआई ने कहीं और छुपा रखा था। इसके फैमिली मेम्बर मारे गए, इसकी वाइफ मारी गई, इसके बहनोई मारे गए, जैश के 13 लोग मारे गए, ये बच गया। ये है मौलाना मसूद अजहर की कहानी।
और वो हमारा वांटेड टेररिस्ट है इस समय, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। और मौलाना के पैर में जूता रखने के लिए गाजी बाबा जो आया, तो मौलाना जब छूटा तो मौलाना ने जनवरी में जैश ए मोहम्मद बनाया 2000 में। और जब 31 दिसंबर 1999 जब मिलेनियम चेंज हो रहा था 2YK, तो मौलाना जब छूटा तो उसको उसामा बिन लादेन ने उसको डिनर दिया था उसके सम्मान में अफ़गानिस्तान में। और उसके बाद शार्ट स्टे के बाद एक क्वेटा के रास्ते से वापस पाकिस्तान पहुंचा और बहावलपुर में उसने 21 जनवरी 2000 को जैश ए मोहम्मद की स्थापना की। तो जब हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल जिहाद इस्लामी का जो अमलगमेशन था और उस पर हरकतुल अंसार बनना था, उसका ये नया रूप निकला जैश ए मोहम्मद। क्यों निकला? क्योंकि इंडियन जेल से हीरो की तरह से निकला ये, और इसका स्वागत हुआ पाकिस्तान में कि सच ए टेररिस्ट। इसका कद काठी इतना बढ़ गया कि मतलब भारतीय जेल से छूट के इसको शैयारा ला करके कंधार में इसको ड्रॉप किया, और ये ही इज़ वॉकिंग इनसाइड दी ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बहावलपुर। ये सारी कहानी पाकिस्तान में हो रही थी और इधर गाजी बाबा कश्मीर में अपना कांड कर रहा था, जिसमें पोस्ट करगिल देखा जाए तो सन 2000 में जैश ए मोहम्मद के साथ एक चीज़ है कि जैश ए मोहम्मद सुसाइड अटैक का मास्टर माना जाता है। और 1999 के बाद जो 2000 से जैश ने कश्मीर के अंदर आत्मघाती हमले शुरू किए, आपने इसका लास्ट मुजाहिरा 10 नवंबर 2025 लाल किला वाला जो देखा है, ये भी जैश का ही मॉड्यूल था। दिल्ली में जो एक कार ब्लास्ट हुआ है, डॉक्टर नबी, उमर नबी, ये जैश की ही आइडियोलॉजी है। तो गाजी बाबा ने सन 2000 में कश्मीर के अंदर कॉप किलिंग्स बहुत हुई, बहुत ज़्यादा सुसाइड अटैक हुए, और 2001 में इसने जनवरी वगैरह में जी न्यूज़ पे एक इंटरव्यू दिया था। 50 मिनट का वीडियो है वो, इसने लाइव कैमरा पे इंटरव्यू दिया था। और उस इंटरव्यू की 2-3 खास बात थी। एक तो उसने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को कंडेम किया था, और उस इंटरव्यू में उसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एक टॉक चल रहा था जनरल परवेज़ मुशर्रफ और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी के बीच में, उसको भी खारिज किया। और ये बोला कि आने वाले दिनों में हम कोई बहुत बड़ा कांड करने जा रहे हैं, और कांड उसने किया। वो कैसे किया कि आप अगर तारीखी बयान देखें तो 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर पार्लियामेंट पर अटैक, जम्मू कश्मीर असेंबली पर अटैक हुआ श्रीनगर के अंदर। सेम मॉडस ऑपरेंडी, टाटा सूमो गाड़ी, मिल्क के कंटेनर में RDX भरा हुआ, और विधानसभा के गेट पे उसको ब्लास्ट करना। द इंटायर ऑपरेशन वॉज हैंडल्ड बाई BSF, JK पुलिस। मैं वहीं था। और उसी के अगर आप 1 अक्टूबर 2001 की घटना को ट्रेस करें तो उसी में आप जोड़ लीजिए अगला महीना नवंबर, यानी ठीक 39 डेज बाद 9/11 होता है अमेरिका में। उसको कौन करता है? ओसामा बिन लादेन, अलकायदा का अटैक हुआ। यानी इंटरनेशनली जो ट्रांसनेशनली टेरर आउटफिट्स हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, ये सब जुड़े हुए कनेक्टेड लोग। उस अटैक के बाद अगली घटना जो लैंडमार्क घटना होती है उसमें फिर आप करीब 42 डेज जोड़ लीजिए। 13 दिसंबर 2001 नई दिल्ली, पार्लियामेंट दिन में 11 बजे जब पार्लियामेंट सत्र में थी, सेशन में थी, 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए थे। 0 आवर का भाषण चल रहा था। वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी जस्ट निकले हुए थे। संसद पे जैश ए मोहम्मद के 5 खुदकश पाकिस्तानी अटैक करते हैं एक एम्बेसडर कार के थ्रू, जिसको पूरा रीडिज़ाइन करके उसमें RDX भरा रहता है। लक बड़ी अच्छी थी कि वो ब्लास्ट नहीं हुआ कार, और AK-47 लेके बाहर निकलते हैं और करीब 12 सुरक्षा कर्मियों फायर करते हैं। और 13 दिसंबर 2001 वो तारीखी दिन है जैश का, जो कि दुनिया में उससे पहले किसी भी पार्लियामेंट पर अटैक नहीं हुआ था। दिस वाज द फर्स्ट अटैक ऑन एनी पार्लियामेंट। डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया वाज ब्लीडिंग दैट डे। वो अटैक खैर सक्सेसफुल नहीं हुआ। और उस अटैक के बाद FIR नंबर 1 2001 पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन अंडर पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट दर्ज हुआ। केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ। मारे गए टेररिस्ट के बॉडी से जो चीज़ें मिली उसकी जांच हुई। मोबाइल कॉल्स कनेक्ट हुए। सैटेलाइट फ़ोन से
जो सैटेलाइट फ़ोन गाजी बाबा के पास, और जो उसमें फुट सोल्जर्स थे, OGWs थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिसमें अफजल गुरु और उसमें 2-3 और लोग थे, जिसमें प्रोफेसर SAR जिलानी, जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला, ही वॉज आल्सो अरेस्टेड, अफसान गुरु, एंड थर्ड एंड फोर्थ वन आल्सो, 4 लोग उसमें नॉमिनेटेड थे. गाजी बाबा एंड तारिक भाई वर डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाय द पोटा कोर्ट. तो ट्रायल कोर्ट ने बोला कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं और सारी टेरर प्लानिंग इन्होंने की है, और गाजी बाबा इज़ द पर्सन हु मास्टरमाइंडेड द अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट, एंड एवर सिंस ही वॉज डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. जिसके लिए कहा गया कि इंटरपोल से मदद लेनी है तो आप इंटरपोल से मदद लीजिए, कोर्ट में इनको ट्रायल के लिए पेश करिए, पकड़िए, जो करना है करिए. और ये केस किसका था? दिल्ली पुलिस का. और जब एक केस दर्ज हुआ, अटैक हुआ, तो श्री अजय राज शर्मा सर कमिश्नर पुलिस दिल्ली थे. एक बहुत बड़ी घटना थी. दिल्ली पुलिस ने बड़ी कोशिश की, JK पुलिस ने किया, आर्मी ने किया, BSN ने भी किया कि भाई कश्मीर में, और ये पूरी घटना मैं कश्मीर में TV पे देखता था. यानी तब मैं ऑलरेडी कश्मीर में था सन 2000 में. तो 2000 के बाद की जितनी बातें आपको बताई, ये मैं कश्मीर में हो के देख रहा था, तब मैं यहाँ नहीं था. उसके 17 महीने बाद हमने अगस्त 2003, जब भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने कश्मीर का दौरा डिसाइड किया कि हम अगस्त महीने में कश्मीर चलेंगे, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि पिछले बहुत सारे सालों में कोई प्राइम मिनिस्टर कश्मीर गया नहीं था. तो इस दौरे का स्वागत हुआ कि ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमको पता था कि इस दौरे के साथ कई कांड भी होंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी बड़ी कश्मीर आ रही है. इसी दौरान इंडिया पाकिस्तान का कुछ टाक भी चल रहा है कि ठीक है, करगिल हुआ, पार्लियामेंट अटैक हुआ, ठीक है, अब कुछ करते हैं, अब कुछ नया करते हैं, जो हो गया सो हो गया. ये उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ जो बार बार कहते हैं कि अरे पाकिस्तान से बात करनी चाहिए. तो पाकिस्तान से तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बात करी, और लाहौर बस यात्रा भी की है, और परवेज़ मुशर्रफ जो आर्किटेक्ट थे करगिल के, उनसे भी बात की. तो बात चलती रही है. नहीं, तो PM का दौरा, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट था कि एक तो ये दौरा सक्सेसफुल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, और प्रधानमंत्री महोदय इस इलाकाए कश्मीर से सेफ चले जाएं. ये हमारे लिए बड़ी भारी चुनौती थी. श्रीनगर सिटी BSF के पास थी, श्रीनगर सिटी की सुरक्षा BSF के पास थी, आर्मी हमारे सपोर्ट में लगी हुई थी, JK पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी इज्जत की बात थी कि भाई ये दौरा. और PM ने डिसाइड किया कि मैं एयरपोर्ट से वेन्यू तक बाई रोड जाऊंगा. अब अगर हेलीकॉप्टर से जाते तो थोड़ा सा रोड वाला रिस्क ख़त्म हो जाता, और वह जो रोड एयरपोर्ट से वेन्यू पे जाता है, जिसका जगह का नाम था शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, डल गेट के पास, वो पूरा रास्ता डाउनटाउन होके जाता है. डाउनटाउन बोलते हैं जो श्रीनगर का सबसे व्यस्त एरिया है, और सबसे क्राउडेड एरिया है, रिस्क एट पीक 100%. उसी रोड को उन्हें फॉलो करना था, जिसमें एक एक गली, एक एक मकान, दुकान, बरांडे का किसी का कोई ठिकाना नहीं है. उसको ऑक्युपाई किया. सेफ पैसेज. PM साहब मुकम्मल अपने वेन्यू पे पहुँचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, लेकिन पैरेलली 2 घटना हुई उसी समय. प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर चल रही, इधर लाल चौक में अटैक हो गया ग्रीनवे होटल पे. गाजी बाबा ने जैश ए मोहम्मद के एक सुसाइड कैडर से PM के प्रेजेंस में अटैक कराया, और पूरी रात इनकाउंटर चला 27 अगस्त 2003 को. वो ऑपरेशन भी कंप्लीट BSF के पास था. हमारी 2 शहादत हुई, 5 टेररिस्ट मारे हम BSF ने, और पूरी रात गोलियों की आवाज़ गूंजती रही श्रीनगर सिटी में. मैं जहाँ ठहरा था, मेरा परिवार, बच्चे थे, पूरी रात गन शॉट सुन रहे हैं. प्रधानमंत्री महोदय जहाँ ठहरे थे, उनको भी गोलियों की आवाज़ जा रही होगी. रात को गोली की आवाज़ जाती भी बहुत दूर तक है. अगले दिन 28 को प्रधानमंत्री महोदय को वापस आना था दिल्ली. गाजी बाबा ने उस दिन दूसरा जैश ए मोहम्मद का दूसरा सुसाइडर रेडी किया अटैक के लिए. उस दिन हमारी तैनाती, डाउनटाउन में हमारी प्रेजेंस इतनी इंटेंसिफाइड थी कि वह कार्डर अटैक से पहले जिंदा हमारे हाथ में आ गया. वो कैसे कि वो जिस गली से निकल के आ रहा था, उसके जस्ट अपोजिट हमारी पेट्रोल पार्टी का उससे क्लैश हो गया, और दोनों के बीच कोई हाथापाई नहीं हुई. इन्होंने ओवर पावर कर लिया लड़कों ने हमारे.
बीएसएफ के जवानों ने पकड़ा, उसको डिसआर्म किया। शर्ट बाहर लटका रखा था, शर्ट जब उठाई तो अंदर पूरे माल असबाब उसके बॉडी के साथ लगे थे, पिस्टल, ग्रेनेड, राइफल, मैगजीन्स, वायरलेस सेट, AK-47। निकालने के बाद उसको इंट्रोगेशन शुरू किया एंड ही हैपन टू बी डिप्टी चीफ ऑफ गाजीबाबा। अंसार भाई, ज़िला फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने 28 की रात को निकाल ली और उसको हम फिर उस मुकाम पे ले गए जहाँ उसका हाइड आउट था, जहाँ उसने अपना पूरा जैश ए मोहम्मद की आर्मरी, उनका असलहा शस्त्रागार जो जैश का था, उस शस्त्रागार का ये कस्टोडियन था, ये टेररिस्ट। उसकी रिकवरी की 28 की रात को, ह्यूज रिकवरी थी। रिकवरी करके हम लौटे और मकान मालिक को भी लाए। इंट्रोगेशन में फिर हमने डेवलप किया कि सीक्रेट चैम्बर्स जैश ने बना रखे हैं श्रीनगर सिटी में। कई मकान हैं, नॉर्मल मकान दिखेगा लेकिन उसके अंदर गुप्त कमरे हैं या गुप्त केबिन्स हैं जो आम आदमी को नहीं दिखेंगे। और वो बनाने वाला एक कारपेंटर है जो ज़िला अनंतनाग के एक गांव में रहता है, उसी ने बनाया है। क्योंकि 28 की रात को जो हाइड आउट हम तोड़ के आए, उस मकान मालिक के इंट्रोगेशन में चीज़ आ गई। तो अब ये हुआ कि अब तुरंत उसको पकड़ा जाए, नहीं तो वो तो स्लिप कर जाएगा। तो रातों रात बीएसएफ की 77 बटालियन कोकरनाग, जो कि नियरेस्ट थी उस गांव के, उसको आईजी साहब ने खबर भेजी और उसने, बटालियन ने 1-2 घंटा बाद कंप्लायंस दे दिया कि साहब वो कारपेंटर हमको सोए मिल गया, घर से उठा लाए, क्या करना है। तो ये हुआ, करना क्या है, लेके आ जाओ यहाँ। तो उनको हम 29 को मॉर्निंग में उस कारपेंटर को भी इकट्ठा कर लिए। तो हमारे पास अब 3 लोग हो गए, एक तो जिंदा पाकिस्तानी, एक मकान मालिक और एक कारपेंटर। अब 3 अगर पकड़ गए तो चौथा पिलर उसमें गाजीबाबा था। तो इन तीनों का इंट्रोगेशन जो 29 को हुआ, वो इंट्रोगेशन इतना बढ़िया चला, कड़ियाँ से कड़ियाँ जुड़ी। बहुत सारे हमारे पास लीड्स, कुछ छोटे तो उनको कनेक्ट किया, कुछ जुगाड़ जनरेटेड लीड्स थे, इकट्ठा करके। और हम इवनिंग में हमने उस घर का पता कर लिया जिस घर में गाजीबाबा ने सीक्रेट चैम्बर बनाया हुआ था। शाम को ही हम अपनी सिविल गाड़ी में उस घर का बाहर से रेकी करके आ गए और ये प्लान किया कि 29/30 के मॉर्निंग में 3:30 हम रेड करेंगे। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें हमको पता था गाजीबाबा इस घर में है, इसमें सीक्रेट चैम्बर है और हमको 3:30 जाना है। ऑलरेडी हमारे पास जिंदा एक डिप्टी चीफ पाकिस्तानी जैश का हमारे कब्जे में है। 3:30 मॉर्निंग हमने घर को घेरा, घर को रेड किया। फर्स्ट फ्लोर चढ़े, सेकंड फ्लोर चढ़े, घर खाली था, कुछ था नहीं। खाली ऊपर चढ़ते समय ग्राउंड फ्लोर में कुछ मकान के कुछ एक मेम्बरान थे, उनको अलग कमरे में कर दिया, कन्फाइन किया कि आप बाहर मत आइए। और टॉप फ्लोर पे जब हम पहुँचे तो बिल्कुल कमरा खाली। कमरे में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था जिससे बहुत शक हो, और कुछ ये भी फीलिंग आई कि हम कहाँ आ गए, इस कमरे में तो कुछ है ही नहीं। मतलब ब्लैंक टाइप, जैसे आप कहीं गए और रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन हमारे साथ जो कारपेंटर था उसने उन 4 दीवारों में से एक दीवार में शीशा फिटेड था, ग्लास बहुत बड़ा, आदम का साइज़ का था, एक्सेप्शनली बड़ा था। उसके नीचे ट्रे था, परफ्यूम, पाउडर, कंघी, क्रीम कुछ रखा था, ड्रेसिंग टेबल का मटेरियल था। उसने उस ग्लास की तरफ इशारा किया और हमारी टीम में बीनू चंद्रन और नीलकमल दास ने ग्लास पे मारा किक और गाजीबाबा गन कॉक करके AK-47 उसी ग्लास के पीछे बैठा था। ओह माय गॉड। गाजीबाबा एंड रशीद भाई उसका डिप्टी चीफ, वो दोनों पूरे रूम के अंदर हमको देख रहे थे क्योंकि उन्होंने एक पैरेलल रूम बना रखा था और उसकी एंट्री वही ग्लास था। ग्लास नॉर्मली देखिए तो ऐसे नॉर्मल ग्लास दिख रहा था और अंदर CCTV विद क्लोज सर्किट TV नाइट विजन डिवाइस। यानी हम तो जब उस घर को घेरे तब से वो देख रहा था हमको। तो हम बिल्कुल ग्रेवयार्ड में खड़े थे। आई थिंक अगर उसको ज़रा भी इल्म होता ना कि कारपेंटर हमारे साथ है तो शायद उस कमरे में से बच के आना आसान नहीं था। कारपेंटर हमारे गिरफ्त में है इसका उसको इल्म नहीं था। उसको इस बात का बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मेरा सीक्रेट चैम्बर तो कोई नहीं जानता। तो असली So while the carpenter had pointed out कि ये इस ग्लास के पीछे वो है, उसको पता नहीं चला कि आपने देख लिया है? नहीं, कारपेंटर पहले तो बहुत सारी चीज़ बोला ही नहीं। अच्छा। इवन अगर घर में घुसने से पहले भी शीशे का राज बताता तो भी शायद हमारा ऑपरेशनल अप्रोच कुछ और होता। क्योंकि इंट्रोगेशन आप कितना भी कर लीजिए,
ये जो बातें जितनी निकालते हैं, कुछ बातें हैं जो नहीं निकल पाती। क्योंकि पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई उसमें शीशा इसी कारपेंटर ने बनाया था, तो इसको तो पता था। और रूम में घुसने के बाद जब हम हैरान एक दूसरे को देख रहे हैं, तब वो शीशे की तरफ इशारा कर रहा है। शीशे की तरफ इशारा कर रहा है, उसके बाद तनय जी कोई टाइम नहीं था, कुछ भी रिएक्शन के सेकंड्स नहीं बचे थे। हम रिटर्न हो नहीं सकते थे, हम वापस विड्रॉ नहीं हो सकते थे। तो अब बिल्कुल ये था कि भाई है तो है। ग्लास तोड़ने के बाद जो हमारा ज़बरदस्त स्वागत हुआ, वो तो समझिए कि बड़ी एक डिफरेंट स्टोरी है, बड़ी ख़तरनाक स्टोरी है, बड़ी भयावह स्टोरी है। आज हम आपको 23 साल बाद उस घटना को हम एक रिपीट कर रहे हैं। इसको बहुत बार मैं रिपीट कर भी चुका हूँ। पूरा कमरा धुएं से भर गया, इतने ग्रेनेड्स उसने लॉब किए, और जो उसका फर्स्ट बस्ट था, उस बस से बलबीर जो मेरा गार्ड था उसको गोली लगी, एंड आई कुड सी हिम फॉलिंग डाउन। उसको लीवर में गोली लग गई, और ग्रेनेड के छर्रे मेरे ऑपरेटर को, सीपी त्रिवेदी के ऑपरेटर को, हेमचंद जोशी, मानिक नाथ, कुलदीप, राजेश भदौरिया, इन सबको ग्रेनेड के छर्रे लगे, ओमवीर। तो ग्रेनेड के जो छर्रे लगे तो इनको जगह से हटना पड़ा, क्योंकि आदमी को ग्रेनेड के छर्रे लग गए तो उसको अपनी जान भी, उसको इवैक्यूएट करना है। इवैक्यूएट किया, निकल गए सीढ़ी से सब लोग नीचे। अंदर हम खाली 3 लोग थे, बाकी और एक की डेथ हो चुकी थी। तो जो हाइड आउट पे मैंने फायर किया, क्योंकि वो सब एक साथ चल रहा था, ग्रेनेड का फूटना, इंजर्ड होना, वहाँ से इवैक्यूएट भी होना, किसी को गोली लग रही है, वो गिर भी रहा है, हम रिएक्ट भी कर रहे हैं, वो भी फायर कर रहा है। उस प्रोसेस में एक आदमी सामने लटका हुआ हमको दिखा, जो हाइट से शरीर का कुछ हिस्सा बाहर था, कुछ अंदर था, और आगे औंधे मुंह गिरा दिखा। वो कौन था मुझे उस समय कुछ पता नहीं लगा। सेकंड भागा, लेकिन वो जब फायर किया तो उसका पूरा एक कंप्लीट AK-47 के फायरिंग का बस्ट पूरा मेरे दाहिने हाथ में लगा। ये बस्ट गाजी बाबा ने पहले फायर किया वो लगा या उसका लगा, वो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा हूँ। और वो जंप किया टेरेस में, वो नीचे मार दिया गया। तो एक तो सामने लटका मिला, एक टेरेस पे मार दिया गया। तो भागते भागते उसने ग्रेनेड डाला, एक ग्रेनेड फेंका मेरे तरफ। वो ग्रेनेड रोल कर रहा, उसका रोल करने का अभी भी मेरे को वो पिक्चर ध्यान में आती है कि रोल किया, मेरा ब्लैक शू था, हल्का सा हाल्ट हुआ ग्रेनेड। मैंने कहा अब ये फटा तो मैं मरा, क्योंकि 4 सेकंड में तो ये हो जाता है। तो मेरा दाहिना हाथ तो झूल गया था, इसमें कोई सेंशन नहीं था। बाएं हाथ से मैंने राइफल उठाई और मैं सीढ़ी में रोल कर गया। सीढ़ी बिल्कुल साथ थी। बाय दैट टाइम ग्रेनेड एक्सप्लोडेड। वो एक्सप्लोड किया तो जो मेरे बाकी 2 कलीग थे उनको कुछ छर्रे लगे, मेरे फिंगर में खाली एक लगा। बॉडी पे कितना चोट चपाट था तब मुझे ध्यान नहीं आया, बस दाहिने हाथ का आया। और मैं सेकंड फ्लोर पर आया, कुछ थोड़ा बहुत नज़र दौड़ाया, कुछ दिख नहीं रहा था, होश में था, मैं बात कर सकता था। फर्स्ट फ्लोर पर आया, फिर मैं नीचे उतरने लगा तो एक जवान ने मुझे सहारा दिया। मैं ग्राउंड फ्लोर पर आया, आई वॉज बैडली इंजर्ड। तो मैंने बोला कि अंदर इनकाउंटर हो गया है, कितने टेररिस्ट हैं इसका मुझे पता नहीं, कितने मारे गए वो भी मैं बहुत नहीं कह सकता। बलवीर को गोली लग गई है, 2 साथी अंदर फंसे हैं, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का इंतज़ाम करो, मुझे हॉस्पिटल भेजो, और मकान को घेर के रखना, क्योंकि क्या है अंदर तो बता नहीं सकते, 3:45 बजे रात को कैसे बताएंगे। तो हमारा ऑफिसर था हिमांशु गौड़, उसने बोला सर हमने बाकी जिनको इंजरीज थी अस्पताल भेज दिया, जिप्सी जब तक आ गई मुझको भी डाल दिया अंदर जिप्सी में, और ड्राइवर को बोला तुम अस्पताल लेके निकलो, और मैंने कहा यहाँ की सिचुएशन तुम संभालना। तो जो गाजी बाबा ने फायर किया था उससे मेरी AK-47 भी डैमेज हो गई थी, जिसको मैं बाएं हाथ से लेके नीचे उतरा था। तो जिप्सी में मैं बैठा और सबसे नज़दीक जो मेडिकल कॉलेज था वहाँ के लिए उन्होंने डिस्पैच कर दिया। अकेला मैं था, पीछे तो कोई गार्ड थे नहीं, ड्राइवर का एक SLR राइफल थी अंदर। वहाँ पहुँचा जब मेडिकल कॉलेज करण नगर, तो ऑलरेडी हमारी बटालियन की टीम तैयार थी, और डॉक्टर्स ने मुझे इमरजेंसी में लिया, बॉडी को एग्जामिन किया, यूनिफॉर्म काट के अलग किया। तब उन्हें पता लगा कि कुल 7 to 8 शॉट्स मेरे बॉडी पे लगे हैं, जिसमें एक गोली दाहिने पैर में थी, एक पेट के अंदर थी जो अंदर ही रह गई, लेफ़्ट चेस्ट पे 3 गोलियों का एक बस था पूरा, जिससे वो मेडल पूरा डैमेज हो गया था, और वो मेरे आर्मपिट को फाड़ के गोली पूरी निकल गई थी ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ़्ट साइड।
और दाहिना हाथ तो शैटर्ड था, ये विजिबल था ये तो उन्होंने बोला तुरंत मुझे एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करना पड़ेगा, यानी एब्डोमेन को मिड लाइन से काट के और हमें रिपेयर करना पड़ेगा और ड्रेन पाइप लगाते हैं जिससे डॉक्टर्स के अंदर का कोई हैमरेज है, ब्लड जमा हो रहा है तो बाहर निकालें। तो मैंने बोला नहीं, मुझे अब आर्मी हॉस्पिटल भेजिए, मैं यहाँ सर्जरी नहीं कराऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली मुझे डिस्पैच कर दिया, इंट्रावेनस लगा दिया, कुछ बॉटल वॉटल लगा दी, जिसको जवानों ने पकड़ा, एम्बुलेंस में लेटाया और दाहिना हाथ को फट्टे में बांध दिया उन्होंने। जो फट्टा होता है उस पर हाथ को स्टेबल कर दिया क्योंकि हाथ झूल रहा था। तो वहाँ पहुँचा तो वहाँ ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल रेडी था, 15 कोर हेडक्वार्टर 92 बेस हॉस्पिटल बोलते हैं श्रीनगर सिटी में, 15 मिनट का रास्ता था। सीधे ओटी में लिया मुझको और उन्होंने मल्टीपल बुलेट इंजरी केस के हिसाब से सर्जरी की तैयारी करी और आई वॉज ऑपरेटेड। अब ऑपरेट किया, लेकिन तब तक तो मुझे इल्म नहीं था बेसिकली कि इनकाउंटर क्लियर तस्वीर क्या है, नहीं मालूम था, क्योंकि तब मैं खुद ही इंजर्ड इतना ज़्यादा हो चुका था। और फाइनली कैसे टर्मिनेट हुआ ऑपरेशन, ये तो हमारी बात की कथा है जो लोगों ने बताई। फिर एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हुआ नेक्स्ट डे मॉर्निंग करीब 11-12 बजे। तो एनेस्थीसिया के असर के बाद ऑलरेडी क्रिटिकल यूनिट में डाला हुआ था। तो होता ही है नेचुरल कि मिलने आने वाला, देखने वाला। तो सबसे पहले मैंने ग्लिम्स देखा कि 15 कोर हेडक्वार्टर के जो जीओसी थे जनरल निर्भय शर्मा, हमारे डायरेक्टर जनरल महोदय अजय राज शर्मा सर, मेरी वाइफ, ये लोग आईसीयू के डोर से थोड़ा अंदर आए और इन्होंने मुझे देखा। तो डीजी ने, मेरी भी आँख खुली तो मैं पहला साइड देखा कि दे वर स्टैंडिंग। अब वो सब तो मेरे लिए तिलिस्म था ना कि उसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या हुआ, कोई टेररिस्ट मरा भी कि नहीं मरा, जो मरा गया वो है कौन, आइडेंटिटी तो तब मुझे पता नहीं थी। तो डीजी ने बोला कि वी आर वेरी सॉरी दैट यू आर क्रिटिकली इंजर्ड, लेकिन हमने डिस्कस किया डॉक्टर से, योर लाइफ शुड बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। तो डीजी ने कांग्रेचुलेशन बोला ना, तब मुझे तब भी नहीं समझ आया। तो उन्होंने बोला गाजी बाबा इज़ द हिस्ट्री, यू हैड एलिमिनेटेड गाजी बाबा, यू एलिमिनेटेड गाजी बाबा। तो ये एक ऐसा, इस पे कैसा रिएक्शन था, ऐसी फीलिंग थी जो मैं क्या एग्जैक्टली कैसे डिस्क्राइब करूं। मतलब एक फील आया कि अरे, लेकिन साथ साथ एक चीज़ का भय था, एक डर भी था। डर ये था कि हमारी कितनी कैजुअलिटी हुई। किसी भी ऑपरेशनल सक्सेस को हम ज़्यादा उसको ग्रेड बहुत ऊपर जब देते हैं जब अपना लॉस भी कम हो या ना हो। बलबीर को तो गिरते हुए हमने देखा था, तो हमको पता था कि भाई एक लॉस तो अपना हो चुका है। तो मैंने बोला कि व्हाट अबाउट आवर कलीग्स, बाकी लोग। तो उन्होंने बताया नहीं, एवरीबडी इज सेफ्ड, और किसी को माइनर इंजरीज हैं, वो सब लोग भर्ती हैं, एंड योर्स इज मोस्ट क्रिटिकल, वी कुड नॉट सेव बलबीर। ठीक है। तो मैं बुरी तरह से पेन में था, हाथ फिक्सेटर पे था, लेफ्ट में स्टिचेज लगे, पैर में लगे, पूरा एब्डोमेन फड़ा हुआ, उस पर टाँके सब लगे हुए, ड्रेन पाइप लगी है, ब्लड की अलग से इंट्रावेनस लगा है, फ्लूइड चल रहा है, यूरिन कैथेटर लगा हुआ है। तो मेरी तो पूरी बॉडी एक तरह से सिली हुई थी उस समय। हाँ, मैं सेंस में था, मैं थोड़ी हल्की आवाज़ में बात कर सकता था। फिर चीज़ें, टाइम निकलने लगा। फिर नेक्स्ट डे कोई आया तो उसके बाद की स्टोरी मुझे पूरा बताया कि सर जब आप इवैक्यूएट हुए तो 2 कोलीग जो अंदर फंस गए थे, मॉर्निंग में वो भी इवैक्यूएट हो गए। पूरे घर को फिर सर्च किया गया, तलाशी ली गई। 2 ही टेररिस्ट थे, एक राशिद भाई जो नीचे मारा गया, और गाजी बाबा मेन जो अंदर शीशे के बाहर बॉडी निकली थी, ही वाज गाजी बाबा। अंदर से एल्बम मिली, पूरे वेपनरी मिली, कंप्लीट क्लोज सर्किट टीवी विद नाइट विजन डिवाइस का मॉनिटर मिला, पूरा सिस्टम मिला, एक कंप्लीट ट्रंक, भेष बदलने का उसका पूरा सामान था, नकली दाढ़ी, नकली मूछ, हिज़्ब की माला, और आई कार्ड्स, वेरियस आई कार्ड्स, फोटो एल्बम। And how long was he staying there? He was staying there, I think, since last 6 to 7 months. वहाँ रह रहा था वो। तो ये सारी चीज़ रिकवरी हुई। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने टीवी पे देखा, क्योंकि मैं तो उस समय अस्पताल में था। तो उसके बाद का जितना फॉलोअप था, उसके बाद न्यूज़ इतनी वायरल हो गई, पूरी मीडिया में यही कवर हो रहा था कि इंडियाज़ ओसामा बिन लादेन किल्ड, देन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी का बयान। तो सारी तरफ न्यूज़ में यही इन्फॉर्मेशन चल रही थी।
करीब 9-10 दिन मैं अंदर रहा। वहाँ से फिर हमको दिल्ली इवैक्यूएट किया। दिल्ली में फिर मेरा ट्रीटमेंट चला और 2006-07 में काफ़ी क्रिटिकल हो गया था। 2007 में फिर ट्रिपल सर्जरी हुई एक ही कैलेंडर ईयर में एम्स में, और मैं 19 दिसंबर 2007 को डिस्चार्ज हुआ। तो जो 2003 से 2007 की जर्नी थी, बड़ी पेनफुल जर्नी थी। दाहिना हाथ रिपेयर तो हुआ, लिमिटेड रिजल्ट इसमें आ गया, मतलब फंक्शनल मैं इससे अपने नॉर्मल काम कर सकता हूँ। लेकिन जो कोलोन निकाल दिया मेरा, लार्जर इंटेस्टाइन की जगह पे एक एनल पाउच आर्टिफिशियली अंदर क्रिएट किया, जिसमें फूड खाना पीना 2 घंटे 1.5 घंटे रहता है, तो मुझे वॉशरूम लगातार जाना पड़ता है। दाहिना पैर सेमी पैरालिटिक है, बिकॉज L234 ब्रूज कर गई थी वो बुलेट स्पाइनल कार्ड में, जो अंदर पड़ी हुई है अभी, यूरिन ब्लैडर के ऊपर है। तो उससे दाहिने पैर में लंगड़ापन है, थोड़ा उसमें ताकत कम है, सूनापन है, आई कैनॉट रन, मतलब वो स्ट्रेंथ उसकी जाती रही। लेफ्ट चेस्ट पे जो गोली लगी थी उसका असर ज़्यादा नहीं पड़ा, वो तो सूख गया, क्योंकि उसने कोई वाइटल पार्ट डैमेज नहीं किया था। हाथ के रिपेयर में भी लंबा टाइम लगा। लेफ़्ट घुटने के नीचे के बोन लेकर इन्होंने रिपेयर किया, फिर ग्राफ्टिंग हुई, ये भी लंबा प्रोसीजर चला। तो अस्पताल का भी एक अलग ही जर्नी रहा, और इस ऑपरेशन की बड़ी चर्चा रही, और 12 गैलेंट्री अवार्ड BSF को मिले थे इसमें, इंक्लूडिंग 2 डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड, शौर्य चक्र शहीद बलवीर को, और सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र मुझे मिला। बाकी कोलिग्स को 10 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिला। काउंटर इंसर्जेंसी का ये बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन ग्रेड किया गया था रिजल्ट वाइज, क्योंकि 17 महीने के अंदर पार्लियामेंट अटैक के बाद गाजी बाबा को मारना, और उसके डेन में घुस के मारना, और श्रीनगर सिटी में मारना, और जो भी एक भी सिंगल सिविल कैजुअलिटी नहीं हुई थी। इस पूरे ऑपरेशन में किसी सिविलियन को एक गोली नहीं लगी, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट मारे गए। वो भी वह टेररिस्ट जो 1 साल पहले ओपन चैलेंज दिया था ZTV पे कि हम कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, और हम इंडिया पाकिस्तान के लीडरशिप के बीच जो सियासी बातचीत चल रही उसको खारिज करते हैं, हम उसको तस्दीक नहीं करते हैं। और जैश ए मोहम्मद की लीडरशिप 13 साल तक बैकफुट पे रही। जाके 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ है, और ये इनकाउंटर है 2003 का, तो 13 बरस तक जैश खड़ी नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा इसका सक्सेस रहा। जैश उसके बाद रिवाइव हुई है 2 जनवरी 16 के बाद, और 26 चल रहा है, जनवरी 26 चल रहा है। तो पिछले 10 साल से जैश दोबारा अपने आप को कश्मीर के पर्दे पर लाई है। इस पूरे लंबे सिनेरियो में मौलाना का क्या रोल रहा? जब आपने मौलाना को पकड़ा तो उन्होंने और उनकी टीम ने एक्टिवेट हुए, तो वो मूवमेंट क्या देखी गई? देखिए, जो वो तो पीरियड वो था जो 1994 का था, और उस समय जो फोर्सेज रहीं उन्होंने उसको पकड़ा। JNK पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसका पूरा इंट्रोगेशन किया, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग थे। तो मौलाना जितने पीरियड जेल में रहा, उस पीरियड में तो कुछ कार्रवाई वैसा कर नहीं पाया, लेकिन छूट के जब वो पाकिस्तान गया सन 2000, तो 2000 के बाद की उसकी एक्टिविटी ये रही कि जैश को उसने बिल्टअप किया, पूरे काडर की भर्ती की, और इंडियन जेल से छूटने के बाद जो उसके अंदर एक इंडिया के लिए एक गुस्सा था, एक नफ़रत थी, उसको उसने पूरा कंप्लीट टेरर एक्टिविटी की वजह से कश्मीर के अंदर किया, और वो करता रहा। गाजी बाबा की लीडरशिप के मरने के बाद उसने फिर दूसरी लीडरशिप खड़ी की, और आपको पता होगा कि 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पे एक सुसाइड अटैक हुआ था। उसके बाद जो सबसे बड़ा उसने अटैक किया, वो अटैक किया फरवरी 2019 CRP बस के ऊपर, जिसको कि लेतपुरा श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर जो CRP ट्रूपर स्कूल 42 जवान मारे गए थे उसमें, वो एक बहुत बड़ा नुकसान हमारा हुआ। और उस नुकसान से पहले जैश ने दशहरा 2019 में BSF कैंपस पे भी अटैक किया था श्रीनगर में। उससे पहले पुलवामा के अंदर बहुत अटैक्स हुए, और जो उसका सबसे बाद का लेटेस्ट अटैक है वो आप 2025 का है, जिसको कि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल NCR, फरीदाबाद, दिल्ली, सहारनपुर, कश्मीर, लखनऊ तक फैला हुआ जाल, जो कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने ट्रेस किया है। एक इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल JNK पुलिस ने बस्ट किया, और इस टेरर मॉड्यूल के बस्ट करने का उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। उसमें देखिए कुछ दुर्घटना भी हुई। लाल किले वाले ब्लास्ट में हमारी काफ़ी जानें गई, और नौगांव पुलिस स्टेशन श्रीनगर, जिसमें कि वो फरीदाबाद से ले गई ID को हैंडल करते समय भी 9 लोग शहीद हुए।
वो हमारी एक घटना का एक ख़राब पार्ट रहा है। लेकिन ये इतना बड़ा जैश का टेरर मॉड्यूल अगर 3000 किलोग्राम विस्फोटक सामान इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ले जा करके और इसका इस्तेमाल अगर ये मॉड्यूल करता, जिसके अंदर कि लखनऊ के डॉक्टर, जिसके अंदर कश्मीर के डॉक्टर्स, जिसके अंदर नौगांव कुलगांव का मौलवी, जिसके अंदर फरीदाबाद का मौलवी, इतने लोग शामिल थे। और अभी कई इसमें OGW ऐसे भी हैं कि जिनकी पुलिस को तलाश है और कुछ पकड़े भी गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ब्लास्ट तो ये हुआ तो कितना बड़ा एक टेरर पिक्चर बनती। ये बहुत बड़ा, ये भी पूरा मौलाना जैश मोहम्मद मौलाना का हाथ है। और मौलाना ने भी 2 दिन पहले भी बयान दिया है कि मेरे सुसाइडल मिशंस रेडी हैं पाकिस्तान में, मैं उनका इस्तेमाल करूंगा। तो आज के तारीख में मौलाना मसूद अजहर, जो कि उस सुरंग से भागने की कोशिश कर रहा था, और वो मौलाना जिसका इंट्रोगेशन हुआ, जिसको शारीरिक प्रताड़ना भी मिली जेल में, जिसको छोड़ा गया, वो 2026 में भी इतनी बड़ी जैश मोहम्मद की जो मुजाहिदों की आर्मी तैयार करके और इंडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए रेडी है। और उसकी हमारी भी तैयारी है, हमको पता है कि वो करेगा इसके बाद। और उसको भी चिड़ है ऑपरेशन सिंदूर में, क्योंकि 13 लोग तो मारे गए हैं जैश के, इंक्लूडिंग हिज ओन सिस्टर, इंक्लूडिंग मौलानाज ओन वाइफ। मौलाना चिल्ला के बोला, खुदा अच्छा होता कि मैं भी मर गया होता इसमें, लेकिन अभी उसको अभी सारे बुरे दिन देखने हैं। तो वो तो भारत का बड़ा फेवरेट टेररिस्ट है, कुछ न कुछ उसके लिए तो होगा। आपके साथ जो काम करते थे कांस्टेबल बलबीर थे, थोड़ा उनकी हिस्ट्री भी बताएं। बलबीर सिंह शेखावत, ये शेखावटी एरिया पड़ता है राजस्थान में। वहाँ का राजपूत लड़का था जो कि कांस्टेबल था हमारी बटालियन में। तो जिस दिन मेरी ये इनकाउंटर वाली घटना हुई थी, एक दिन पहले ही वो छुट्टी से आया था, और एक्चुअल में उसकी ड्यूटी मेरी टीम में नहीं थी उस दिन। बट एक बटालियन के अंदर भी होता है कि अगर आप किसी की टीम है जो कंटिन्यूअस ऑपरेशन में है और कुछ कुछ कर रही है, कुछ कुछ अचीव कर रही है, इनकाउंटर में है, टेररिस्ट मार रही है, कुछ रिकवरी कर रही है, नहीं जिसको कहते हैं ना कि वह टीम जो थोड़ी रिजल्ट दे रही है ठीक ठाक। तो जवानों के अंदर भी इस बात को लेके एक होड़ सा रहता, मैं उस टीम में जाऊंगा, क्योंकि उन्हें सेंस ऑफ इंसेंटिव भी आता है ना कि कुछ इसमें अच्छा होगा तो उसमें हमारा भी नाम होगा। तो बलबीर ने शायद उसके दिमाग में रहा हो, तो उसने बटालियन हवलदार मेजर को बोला, मैं मॉर्निंग की जो टीम जा रही है उसमें मैं भी जाऊँगा। हालांकि उसके पास स्कोप था कि वो अगले दिन नहीं जाता, क्योंकि एक रात पहले ही वो जम्मू से ट्रेवल करके आया था। बट जिसकी आनी होती है कुछ नहीं रोक सकता। तो वो मेरी टीम में उस दिन था, और जब मैं घर से तैयार होकर 3:30 निकला, तो कि पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूअस जागे हुए थे। तो नाइट में 11:30 जब उन्होंने कॉल ऑफ किया पिछला रात का ऑपरेशन, और कि 3:30 मॉर्निंग हम रेड में निकलेंगे, तो मैं किसी तरह से फटाफट तैयार होकर गाड़ी में बैठा। तो मैं जैकेट नहीं पहना था, तो मुझे याद है मैं बलबीर को बोला कि मेरी ऊपर से जैकेट ले आओ। फर्स्ट फ्लोर पे घर था मेरा, वो जैकेट ले आके दिया उसको। वाइफ ने जैकेट दिया, मेरी वाइफ ने जैकेट दिया उसको। तो उसके बाद तो फिर वो इनकाउंटर में उसको फर्स्ट बस्ट लगा जब हम लोगों ने घर को रेड किया 3rd फ्लोर पे जाके, और उसको वाइटल पार्ट पे लगी गोली, और उसको मैं अपने सामने गिरते देखा, मोशनलेस। एक छोटी सी पैंट्री थी, कमरे का साइज़ ऑलमोस्ट यही होगा जिस कमरे में हम बैठे हैं, हाँ इससे बड़ा नहीं होगा। जो कुछ हुआ इस साइज़ के कमरे में हो गया था, और वो शहीद हो गया। ये बाद में मुझको पता चला कि उसकी वाइफ, शी वॉज ऑन द फैमिली विद दैट टाइम। अच्छा। और वो फादर बना अपनी डेथ के बाद। 3 महीने बाद उसका बेटा पैदा हुआ, दलवीर नाम है उसका। और उस बच्चे से मैं 23 साल बाद, अभी इसी 18 जनवरी को भारत मंडपम में एक सीमा प्रहरी पर किताब लॉन्च हुई है, उसमें मैं मिला। उस पब्लिकेशन हाउस ने उसको राजस्थान से बुला रखा था स्टेज पे। तो मैं आया, वो मुझे देखा, क्योंकि मुझे फ़ोटो वीडियो में कहीं देखा होगा। तो बिल्कुल स्टेज के सामने आया, कहा सर मैं दलवीर हूँ। उसका चेहरा बिल्कुल बाप जैसा ही, बस उसकी हाइट थोड़ी उससे कम थी फादर से। तो मैं भी बड़ा इमोशनल हो गया। मैंने कहा कि देखिए इस बच्चे को तुम्हें देखा नहीं। तो मैं पूछा कि तुम पैदा नहीं हुए थे उस समय? कहा नहीं सर, मैं तो फादर के डेथ के 3 महीने बाद पैदा हुआ।
तो मेरे साथ एक और मेरे कोलीग रिटायर्ड आईजी थे, तो हमने स्टेज पे उसको साथ रखा अपने। मैंने सोचा है तो दिन भर है, फिर ये चला जाएगा वापस। फिर मैं पूछा कैसे मदर तुम्हारे हैं, कहा कि सर मदर ठीक है, चाचा बीएसएफ में भर्ती हो गया। फादर के डेथ के बाद एक आदमी को जो नौकरी मिलती है अगर वो फिज़िकली फिट है तो उसमें चाचा भर्ती हो गया था, और मैं भी कुछ अपना कारोबार कर रहा हूँ। और इस साल मैं 29 अगस्त को एनिवर्सरी मनाऊंगा फादर के डेथ का, तो उसमें मैं आपको इनवाइट करूँगा, आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं खुद ही नहीं, मैं पूरी टीम के साथ आऊँगा। 2026 में तुम ऑर्गेनाइज़ करना, हम सीकर आएंगे तुम्हारे गांव। रात की ट्रेन, हमको 11 बजे की ट्रेन है, उससे पहले फ्री करा देना। बोला सर शाम को 6-7 बजे तक ख़त्म कर देंगे। तो मैं इनकाउंटर के बाद एक बार उसके गांव गया था, वाइफ बच्चों के साथ गया था मैं, क्योंकि मैं मतलब वो लाइन ऑफ ड्यूटी पर उसने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया था, मेरे साथ मेरे गार्ड में था। मेरे रेड में उसको गोली लगी, मैं उसको सामने गिरते देखा और बॉडी उसकी सुबह हम निकाल पाए। तो 40 किलोमीटर के करीब उसका गांव है सीकर रेलवे स्टेशन से। तो गांव गया तो पूरा रेत का एरिया था। तो किसी से पूछा मैंने कि किधर घर है उसका, क्योंकि कम आबादी है, 2-4 लोग दिखते हैं। तो एक आदमी ने बोला शहीद का घर। मैंने कहा हाँ। तो कहा साहब ये जो मूर्ति लगी है उसी की है, सामने एक पार्क बना है। तो पहले तो हम उस पार्क में गए, तो भैरव सिंह शेखावत जी तब उपराष्ट्रपति होते थे, और उन्हीं शेखावटी एरिया में ही उनका भी गांव है। अच्छा। तो उन्होंने एक स्मारक बनाया हुआ है जिसमें उसकी फ़ोटो और पूरी मूर्ति बनाई है, एक पिकनिक स्पॉट टाइप है, और शौर्य चक्र से वो नवाजा गया। तो सबसे पहले हम लोग गए मूर्ति के पास, थोड़ा हाल्ट किया, कुछ बैठे, कुछ पास्ट को जिए, कुछ मिनट, कुछ सेकंड, एंड विद वेरी हैवी इमोशंस हम उसके घर गए। तो मैंने इस साल उसको प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा, और देखिए भगवान कह रहा है कि इच्छा पूरी हम कर सकें। हमने देखा है कि बहुत सारे टेररिस्ट जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, जो मैनेजमेंट के लेवल पर हैं। उनकी टेरर मेंटालिटी एक्चुअली में है क्या? जिहादी मानसिकता का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। एक टाइम था कि लोग कहते थे कि वो कराची के झुग्गी झोपड़ी से अनपढ़ लोग मदरसे से निकले हुए हैं और वो आके आतंकवाद पढ़ाते हैं, उनका दुनिया के ज्ञान और नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि जो आतंकवाद एक नफ़रत और जिहाद की मानसिकता से बना हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ रेडिकलाइजेशन से संबंध है। इसका सर्टिफिकेशन, पढ़ाई, एजुकेशन से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि अगर हिस्ट्री भी दुनिया की देखिए तो आप इजिप्ट को लीजिए, तो अल अजहर यूनिवर्सिटी कैरो, वहाँ के पढ़े हुए टॉप टेररिस्ट मतलब जिनकी चर्चा होती है, अल जवाहिरी जो मादी गांव इजिप्ट का था, एंड ही वाज ए रिनाउंड सर्जन। वो अलकायदा का नंबर 2 बना और करीब 2-3 साल पहले मारा गया अफगानिस्तान में। ओसामा बिन लादेन वाज हिमसेल्फ इंजीनियर। इंडिया का टेकी देखिए, इंडिया में 90s में एक मुंबई में करीब 52 छोटे मोटे ब्लास्ट हुए थे। छोटे मोटे ब्लास्ट यानी कूड़ेदानी में छोटा सा बम फट जा रहा है, कहीं बोरी में रखा हुआ है, उससे नुकसान ज़्यादा नहीं होता था। पूरी मुंबई पुलिस परेशान थी। फाइनली एक डॉक्टर को पकड़ा जो कि डॉक्टर था, उसको इसी बात पे मज़ा आता था कि चौपाटी पे उसने छोटा सा बम फोड़ दिया, कहीं पर फोड़ दिया। तो ये जो जिहादी मानसिकता है, इसका पढ़ाई से लेना है। आप टेकी देखिए, अलकायदा जो आपका अलकायदा आईसिस का जो काडर था, मुंबई का जो टेकी पकड़ा गया था, आप अगर गूगल करेंगे तो नाम आ जाएगा। ही वॉज ए वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन। मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किए हुए लड़के को, एक टेरर मॉड्यूल के हेड को पकड़ा था, वो खुद था। तो कहने का अर्थ कि इसका पढ़ाई लिखाई से, डॉक्टर्स की तो बहुत हिस्ट्री रही है, और अभी आपका रिसेंट जैश मोहम्मद के काडर कहें तो इनसे ज़्यादा पढ़ाई किसकी हो सकती है। इतना मेरिटोरियस बच्चा पीएमटी निकालता था, प्री मेडिकल टेस्ट। नीट का एग्ज़ाम आज के तारीख में एवरेज मानसिकता का लड़का निकाल सकता है, ठीक बात। जिसकी मेरिट अच्छी वही निकालेगा। निकालने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज मिलना कितनी बड़ी बात है, और मिलने के बाद मेडिसिन की पीजी की सीट कैसे मिलेगी भाई, जब तक आप मेरिटोरियस नहीं होगे। इट मीन्स कि पढ़ाई लिखाई, समझ, इंटेलिजेंसिया में आप बहुत आगे हो, बावजूद इसके भी रेडिकलाइजेशन
एंड हेट, यह नफरत और रेडिकलाइजेशन इतना दिमाग में भरा हुआ है कि आपको मस्जिद का मौलवी रेडिकलाइज कर देता है। तो इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ के डॉक्टर बने हो आप, तो उसमें कुछ नहीं लिखा है, ज्ञान की बातें, कुछ समझ उसमें नहीं है। मतलब आप इतने ब्रिलियंट हो, मेडिसिन के डॉक्टर हो, सर्जन हो, आप स्पेशलिस्ट हो। लखनऊ की जो डॉक्टर है वो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट थी, इतने ब्रिलियंट हो, और आपको कौन मोटिवेट कर देता है? जो मस्जिद में मौलवी बैठा है। यही तो लिया ना प्ली, मौलवी इरफान जो कुलगांव का था, उसने इसको मोटिवेट किया। तो ये जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल एजुकेशन देते हैं, एक नफरत की टीचिंग देते हैं, वो आपको मोटिवेट कर देते हैं। तो आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है भाई? पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर, जो इस समय पूरा पाकिस्तान चला रहा है, वो क्या बोलता है? उसके चेयर से जब इतनी नफरत की चीज़ बोली जाती है, तो पूरे पाकिस्तान की आर्मी, पूरे पाकिस्तान के यूथ को क्या मैसेज जाएगा? कहते हैं ना कि एक समझदार तो होना चाहिए जिसकी बात लोगों तक जाए। तो वो समझदार ही अगर नफरत से भरा हुआ है, एंटी इंडिया इतनी डीप फीलिंग है, तो ये पढ़ाई, ये सर्टिफिकेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये किस काम का है? किसी काम का नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एंटी इंडिया फीलिंग, रेडिकल थॉट प्रोसेस ही इसका एक कारण है, और इसका पढ़ाई से कोई संबंध। सर 3000 किलो RDX इंडिया में लाया गया और लखनऊ तक और फरीदाबाद तक ये पहुंचा। ये इतना बड़ा लैप्स हुआ कैसे, और इसमें इंटेलिजेंस का क्या रोल है? पिछले नवंबर की घटना की बात कर रहे हैं, जो जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल NCR से पकड़ा गया था। तो पहली बात तो ये RDX नहीं था, ये अमोनियम नाइट्रेट था। RDX और अमोनियम नाइट्रेट में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन ये कहने का अर्थ ये नहीं है कि अमोनियम नाइट्रेट कम खतरनाक है। ये भी RDX जैसे डैमेज करता है, अमोनियम नाइट्रेट भी जिंदगी लेने के लिए पर्याप्त है। अब सवाल यह है कि RDX क्या है कि प्रतिबंधित आइटम है, टोटली प्रोहिबिटेड है, सर्विस एक्सप्लोसिव माना जाता है, और RDX सर्विस से ही आ सकता है। RDX आप घर पे बना नहीं सकते। तो या तो पाकिस्तान से ये स्मगल्ड होकर के इंडिया में आए, तब आपका RDX का सोर्स बनता है। लेकिन ये जो था अमोनियम नाइट्रेट था। अब सवाल आता है कि ये अमोनियम नाइट्रेट इतनी मात्रा में कैसे इकट्ठा हुआ? ये बिल्कुल जनरल सवाल है। अमोनियम नाइट्रेट बिना ऑयल मटेरियल से मिक्स हुए ये विस्फोट कर नहीं सकता। अमोनियम नाइट्रेट, बोरी की बोरी अमोनियम नाइट्रेट खोल के रख दीजिए, पानी का पाइप चला दीजिए, बह के खेत में चला जाएगा, कोई विस्फोट नहीं होगा। लेकिन यही अमोनियम नाइट्रेट ह्यूजली फैटल हो सकता है अगर इसको प्रोसेस करके, कुछ चीज़ों से मिक्स करके एक बम के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। और इस मॉड्यूल का मकसद यही था। अब इकट्ठा कैसे हुआ? आपको पता है कि ये खाद यूरिया खाद है, यूरिया से भी बम बना सकते हैं, और यूरिया जगह जगह बिकती है। यूरिन से बम बना सकते हैं, अब उसमें कोई खर्चा लगने वाला नहीं है। इसको कहते हैं लो कॉस्ट मटेरियल। यानी ISI का ये एक उनका मॉडस ऑपरेंडी का तरीका ये है कि ये टेरर मॉड्यूल OGW जब इस तरह के मटेरियल की मांग करते हैं, तो इनके हैंडलर कहते हैं ये मटेरियल हमें यहाँ भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों रिस्क ले रहे हो भाई? ये मटेरियल मैं यहाँ से क्यों भेजूँ? आप जहाँ बैठे हो, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर कोई चीज़ भेजनी हो तो रिस्क है ना। तो क्या करें? ऑनलाइन पढ़ लो आप, आज के तारीख में ऑनलाइन सर्च कर लो बम बनाने का, आपको 50 चीज़ मिल जाएगी। मटेरियल की क्या ज़रूरत है? ऐसे ऐसे बम बने हैं कि माचिस के डब्बे से तीली का मटेरियल खुरोच खुरोच के, उसका लास्ट का जो इग्निशन मटेरियल है, उसको चाकू से खुरच खुरच करके 100 ग्राम 200 ग्राम बना लिया कंटेंट, बम बना दीजिए। तो कहने का मतलब जो ये ऑनलाइन टीचिंग हो गई है, ये आजकल टेरर मॉड्यूल के लिए बहुत ही ईजी हैंडलिंग नॉलेज है, नॉलेज बेस है। इसको कोई भी पढ़ के बना सकता है अगर कोई कमिटेड है इस तरह का काम करने के लिए। और ये अमोनियम नाइट्रेट की खरीद फरोख्त और स्टोरेज पे निश्चित रूप से कोई न कोई कमज़ोर पॉलिसी इशू है हमारा, जिसको हैंडल करने की ज़रूरत है कि अभी इतनी मात्रा में आप कैसे इकट्ठा कर सकते हो। और अगला सवाल है कि अगर इतनी मात्रा में किसी ने टुकड़ों में ख़रीद भी लिया, तो वो 2 कमरों में इकट्ठा कर रहा फरीदाबाद में, वो किसी की नज़र नहीं पड़ रही है। चलिए पुलिस को तो मान लिया मैंने एक बार ब्लेम दे करके, भाई पुलिस ने देखा नहीं, तो पब्लिक भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करती है। जब तक हमारे पर खुद असर नहीं पड़ेगा, क्या सराउंडिंग्स में हो रहा है, हमें इसकी फिक्र नहीं होती, हमारी मानसिकता है।
टिल वी आर नॉट विक्टिम हम मान के नहीं चलते कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। और ये लोग इतना मटेरियल यहाँ इकट्ठा करते रहे, मुझे नहीं लगता है मटेरियल को ये 500 किलोमीटर दूर से लाए होंगे, सब लोकली इकट्ठा कर लिए होंगे। हाँ, AK-47 जो उसमें पकड़ी गई, जो डेटोनेटर पकड़े गए, ये चीज़ बाहर से ज़रूर आई होगी, क्योंकि डेटोनेटर आप घर पे नहीं बना सकते और बिना डेटोनेटर के ब्लास्ट होगा नहीं। इसी तरह से AK-47 को यहाँ नहीं बनाया होगा। यह AK-47 ये निश्चित रूप से किसी न किसी तरीके से किसी एरिया से आए होंगे, चाहे कश्मीर से आए हों या बॉर्डर से आए हों। अब रही बात इंटेलिजेंस की, तो इन चीज़ों को ये कहना कि इसमें इंटेलिजेंस फेलियर है ही नहीं, ये उचित नहीं होगा। इंटेलिजेंस का तो ज़रूर फेलियर हम मानते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं कि इंटेलिजेंस के वजह से बड़ी सारी फैटल चीज़ें रुकती भी हैं। और एक कश्मीर का पूरा मॉड्यूल को पर्दे के सामने लाना, इसमें JNK पुलिस का बहुत बड़ा शानदार रोल रहा है। और बड़ी बेसिक चीज़ से उन्होंने लिया है। उनका इंस्पेक्टर एक बड़ी बेसिक चीज़ पोस्टर चिपकाने से उसने वो क्लू को पकड़ा और उस क्लू को उसने डेवलप किया। डेवलप करके पूरे मॉड्यूल को करीब 18-19 अक्टूबर को उसने शुरुआत की थी इसको, मुझे तारीख याद है। उसको डेवलप किया, डेवलप करते 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 इस मॉड्यूल के अंदर वो घुसा और पूरे मॉड्यूल को राउंड अप कर दिया, जिसकी परिणति लास्ट में 10 नवंबर को इस ब्लास्ट से हुई। तो काम तो बहुत शानदार किया, लेकिन ये जो 2 घटना हुई, ये स्लिप अवे वाली घटना है कि आप किसी चीज़ को चेज कर रहे हैं, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा कहीं स्लिप भी कर सकता है। डॉक्टर बॉडी का ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई सेल किसी न किसी तरफ जा सकता है। तो उस दिन जो घटना हुआ दिल्ली में, ये तो उमर नबी को लग गया था, क्योंकि आपको मालूम है कि 10 तारीख की सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें फरीदाबाद पुलिस ने इस बात को प्रेस के सामने कहा था कि ये हमने इस तरह की कामयाबी हमको मिली है। तो इस चीज़ को तो उमर नबी भी कहीं न कहीं देख रहा होगा, चाहे अपने मोबाइल पर देख रहा होगा, न्यूज़ में देख रहा होगा। वो कार लेके अपना निकला। इसी बीच में JNK पुलिस ने एक ट्वीट किया कि यू कैन रन बट यू कैन नॉट एस्केप। ये हिंट था ना बहुत बड़ा कि बेटा तुम जहाँ जा रहे हो हम तुमको फॉलो कर रहे हैं। तो उसको कहीं न कहीं लगा शायद कि उसका रन अभी और ज़्यादा नहीं है, या ही कैन नॉट रन बियॉन्ड ए पॉइंट। तो उसने वह दिन बना लिया कि आज मुझे कुछ करके जाना है, कुछ नुकसान। और जो ये लोग कहते हैं नहीं साहब उसने हड़बड़ी में फोड़ा, ये सब गलत है। उसने देख के फोड़ा। जिस जगह ब्लास्ट हुआ था कार का, वो जगह जाके आप शाम के 6 बजे चेक कर लीजिए, मैक्सिमम भीड़ रहती वहाँ। मैं तो वहाँ गया हूँ, देखा हूँ, घटना के बाद में गया था। तो मुझे और उसको सुसाइड, क्योंकि खुद को उड़ा लेना, उसको मालूम था कि ये मैं स्विच ऑन करूँगा, डेटोनेट करूँगा एक्सप्लोसिव को, तो मैं मारा जाऊँगा। लेकिन यही तो जैश की आइडियोलॉजी है। जैश ए मोहम्मद इसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है सन 2000 से। ये 2025 में घटना हुई, 1 क्वार्टर सेंचुरी हो गया। तो अपनी जिस रेडिकलाइजेशन से उन लोगों को प्रिपेयर करते हैं माइंड को, वो मैच्योर होती गई और मान लिया मुझे भी जाना है। इसका इलाज बड़ा ज़रूरी है। तो जो आप कहें हैं इतना पढ़ लिख करके, और अगर उसको ऐसे ही मौलवी उसको मोटिवेट कर देता है, तब तो भाई इस यूथ और इस पढ़ाई और इस डॉक्टर और इंजीनियर साहब का क्या इलाज किया जाए। ये तो एक बड़ी चिंता की बात है। इट्स अ चैलेंज आल्सो टू द सोसाइटी, हाउ टू डी रेडिकलाइज देम एंड हाउ टू कन्वे आवर मैसेज कि भाई अगर इतने इस तरह के शहादत से आपको इतना बड़ा कोई जाके नूर मिलने वाला है, तो ये तो आपकी सिखलाई गलत है। अच्छे टेररिस्ट टूट जाते हैं, उनको गलत सपने दिखा के रखते हैं। 72 हो रहे हैं, आपको स्वागत करेंगी, शहद के समुद्र में नहलाए जाओगे आप, और आप जिधर से इशारा करोगे एक परी आ जाएगी, और आपकी उम्र बड़ी जवान हो जाएगी, और आप जन्नत के ख्वाब ऐसे होते हैं जिसके पॉइंटर 1 2 3 4 5 हैं, सब आपको मिलेंगे। और इसको ये लोग बिलीव कर लेते हैं कि मतलब वो कसाब का है ना, अजमल कसाब, मुंबई अटैक के बाद उसको मुंबई पुलिस ने ले जा कर के, और जो बाकी पाकिस्तानी मारे गए थे टेररिस्ट, उनका मोर्चरी में बॉडी दिखाया, तो उसको उल्टी आ गई। बोले उल्टी क्यों आ रही है, ये तो मरने के बाद तो शहद की खुशबू आती है गुलाब की, तो ये तो खुशबू आ नहीं रही डेड बॉडी से। तो बोले साहब ये है जन्नत। तो ये एक कहा जाए कि यहाँ कहीं न कहीं सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, और उन लोगों का रोल है जो इसको काउंटर करें,
वो इस सिखलाई के अगेंस्ट यूथ को समझाएं कि ये सब बकवास बातें हैं, और जो फ़िरका परस्ती है, जो एक रेडिकल थॉट प्रोसेस है धर्म को लेकर के, और एनिमोसिटी क्रिएट करना, इस सब को काउंटर करने की ज़रूरत है, जिसमें समुदाय का बहुत बड़ा रोल है, कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। भाई परिवार में ऐसे ऐसे मानसिकता के लोग पल रहे हैं, जाके खुद को ब्लास्ट कर लें, खुद तो नुकसान तो होगा। सर, गाजी बाबा के पूरे ऑपरेशन के बारे में तो बहुत चर्चा हुई और वर्ल्ड ओवर हुई, बट ऐसे ही कोई और ख़तरनाक ऑपरेशन जिसमें आप थे जो शायद इतना डिस्कस नहीं हुआ, उसके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, कश्मीर का फेज़ तो इतना लंबा रहा कि ऑपरेशंस तो बहुत सारे हुए, और मतलब ये था तब जुनून की जिस दिन कोई ऑपरेशन नहीं होता था वो दिन हमारा बड़ा ख़राब जाता था। हम कहते थे कि आज कुछ हुआ नहीं, आज मज़ा नहीं आया टाइप। तो और टेररिस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा थी, ये आउटफिट्स बहुत ज़्यादा थे, एक्टिव बहुत थे। रूरल कश्मीर में साउथ कश्मीर तो भरा हुआ पड़ा था इससे। तो अगर मैं शुरू करूं तो ये तो बड़ी लंबी स्टोरी है और बहुत ज़्यादा बड़ी डिटेल्स हैं इसकी। इतने डिटेल्स को तो कम समय में रैप अप करना आसान नहीं होगा, लेकिन चलिए मैं एक आध ऑपरेशन आपको बताता हूँ। एक ऑपरेशन था जम्मू कश्मीर फ्रीडम फोर्स के चीफ का, पाकिस्तानी था, सियालकोट का। बट वो ऑपरेशन अपनी मेहनत से मिला खाली हमको, यानी उस ऑपरेशन में मेहनत लगी, वो दिमाग लगाया हम लोगों ने, और उस समय बहुत ज़्यादा कोई इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी थी नहीं। टेक्नोलॉजी पर क्या थी हमारे पास? टेक्नोलॉजी नाम पे कुछ भी नहीं था। www तो आया ही नहीं था, मोबाइल तो था नहीं, तो क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है? टेक्नोलॉजी ये थी कि जिसको कहते हैं, इस ऑपरेशन को बयान करने के पीछे मैं आपको एक कोर इंटेलिजेंस और ह्यूमन कनेक्ट को भी बताने की कोशिश करूँगा। कोर इंटेलिजेंस तो ये था कि हमारे एरिया में पिस्टल शूटिंग और ग्रेनेड के अटैक्स बहुत हो रहे थे, और कॉप किलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। यूनिफॉर्म में दिखना चाहिए आदमी, वो एसएसबी से है, आईटीबीपी से है, सीआरपी है, बीएसएफ है, आर्मी है, जेके पुलिस है, कोई लेना देना नहीं, यूनिफॉर्म होनी चाहिए शरीर पे। पॉइंट ब्लैंक साइलेंसर पिस्टल से खोपड़ी में गोली मारना, ग्रेनेड फेंकना, ये घटना बड़ी फ्रीक्वेंट हो गई थी। तो पब्लिक से इतनी इन्फॉर्मेशन तो आती नहीं है, सारा दिमाग आप अपने खुद ही लगाना पड़ता है। तो एक दिन एक बड़ा अनएज्यूमिंग टाइप यंग लड़का अप्रोच किया, क्योंकि हम पब्लिक के अंदर आउटरीच करते थे, तो हम भी ऐसी अपॉर्चुनिटी खोजते थे कि कोई मिला जिसकी हम भी हेल्प करें, या कोई है जो नीडी है, या किसी को हम ये बता सकें कि भाई हम तुम्हारे लिए हम हेल्प करेंगे तुमको, क्योंकि हर जगह पैसा तो काम करता नहीं, कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन चाहिए। तो एक लड़का आया, उसका थोड़ा चेहरा जला हुआ था, हाथ में भी उसके सर्जिकल स्कार्स थे। तो गेट पे कोई बोला कि कोई मिलने आया है, ठीक है बुला लाओ। बातचीत करते करते तो मैंने कहा तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? कह रहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक बार टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उसमें मैं चपेटे में आ गया था, तो मुझे कुछ इंजरीज़ हो गई थी। तो उस समय इंजरीज़ अगर ऐसी हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, तो राज्य सरकार के पॉलिसी में ये था कि उनको कुछ कॉम्पनसेशन मिलता था। कॉम्पनसेशन की फ़ाइल डिप्टी कमिश्नर के थ्रू ही जाती थी। तो उसने बोला साहब मैंने कॉम्पनसेशन अप्लाई किया है, लेकिन मेरी फ़ाइल अभी कहीं अटकी पड़ी है। तो हमने कहा डाउन टाउन का है, क्या पता इन्वेस्टमेंट करो, कुछ कल को रिज़ल्ट देगा। ऐसे हम करते रहते थे, पब्लिक आउटरीच, अपना बनाना, लोगों को अपने सोर्स बनाना, अपना खबरी बनाना, टर्न कोट करना, ये सब तो हमारे काम का पार्ट था। डिटेल वोटेल ली, मैंने भी डीसी से कुछ पैरवी और भी किया, उसका काम हो गया। कुछ छोटा मोटा अमाउंट मिलना था, 5,000 10,000 मिलना था। उसमें 5,000 10,000 बहुत होता था उस गरीब के लिए। तो वो थोड़ा लगता है कि उसको लगा कि ही शुड पे बैक। तो मैंने कहा यार ये एरिया में किलिंग्स बहुत हो रही हैं, थोड़ा नज़र रखना। जैसे कई बार होता है ना, कैजुअली आप किसी को बोल देते हैं कि यार थोड़ा नज़र रखना, कुछ है तो बताना। दिन आया गेट पे, कहा कि हमें मिलना है, तो बुलवाया मैंने। तो कहा साहब हमारे एरिया में रात को करीब 2-2:30 बजे कुछ लोग मस्जिद पे पोस्टर चिपका रहे थे। अब पोस्टर इसलिए बात बोल रहा हूँ कि पिछला जो फरीदाबाद वाला केस हुआ है पोस्टर से ही शुरू हुआ था।
उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने क्लू निकाला पोस्टर से ही निकाला था। अच्छा। यानी कोई इश्तहार रात को चिपका रहा है ऑड आवर में, इश्तहार पे ऑब्जेक्शनेबल चीज़ लिखी है, तो ये चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते आप। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। उसका मोटिव क्या है चिपकाने का? आपकी यही बिल्डिंग है, कल को सवेरे उठें आप और बहुत कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ चिपकाई हुई हो, तो उस चिपकाई हुई चीज़ का कोई तो क्लू होगा ना। ऐसे तो कोई पागल नहीं है रात को आके चिपका देगा। तो हमने कहा तुम पोस्टर लाए हो क्या? कह रहा सर कुछ तो गीले गीले पोस्टर थे, उनको फाड़ लाया हूँ मैं। तो वो पोस्टर उर्दू में था। मैंने कहा ट्रांसलेट करो। तो जिहाद की चीज़ें उसमें लिखी हुई थी और धमकाने की चीज़ें लिखी हुई थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस से कोई मिलेगा तो हम उसको मार देंगे, इस टाइप की कोई 2-4 चीज़ें लिखी थी। तो मैंने कहा ठीक है, तुम नज़र रखना कि ये क्यों चिपकाया है, कौन चिपका रखा है। तो 2-3 दिन बाद फिर आया वो। कहा सर हमारे मोहल्ले में मेरे घर के बगल वाले मकान में रात को बहुत शोर हो रहा था और कई भाई हैं आपस में लड़ रहे थे। खास बात क्या है? कहा कि उसमें एक भाई कह रहा था कि अगर ये आदमी मेरे घर में दोबारा आया तो तुम घर छोड़ के चले जाना। तो ये एक लाइन थी जो बड़ी इसमें क्लू था कि कई भाई एक घर में रह रहे हैं, ऐसा क्या है कि वो ऐसा कह रहा है कि अगर ये घर में दोबारा आया तो तुम भी घर छोड़ के चले जाना। बड़ा क्लियर कट क्लू था कि कोई ऐसा आदमी है जो लोकल नहीं है, बाहर का आदमी है। वहाँ बाहर का आदमी कहने का मतलब पाकिस्तानी टेररिस्ट। अच्छा, मैंने कहा तुम ध्यान रखना। कैसा? नज़ार है उसका छोटा भाई, कारपेंटर है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर आया वो 1-2 दिन बाद, बोला साहब वो जिस भाई को वो लोग डांट रहे थे ना, वो अपना वाइफ बच्चे लेके सामान वामान लाद के शिफ्ट हो गया कहीं और। अब ये और हमारा दिमाग खनका कि ये शिफ्ट हो गया का मतलब ये आदमी तंजीम ज्वाइन कर लिया या आउटफिट ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ये इसके घर में जो कोई भी आ रहा है उससे ये मिल चुका है। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। चला गया वो, कह रहा सो चला गया, लेकिन मैंने ऑटो नंबर लिख रखा है जिस ऑटो में शिफ्ट हुआ। ऑटो में बीवी बिठाया होगा, बच्चे बिठाए होंगे, कोई 1-2 अटैची कपड़ा वपड़ा रखा, चला गया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा उस एरिया में ऑटो आता है तो कहाँ से आता है? तब तो ओला उबर था नहीं। कह रहा है नरवारा टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से ऑटो लाते हैं हम। ठीक है। तो अगले दिन सवेरे हमने सिविल कपड़े में अपने ऑफिसर्स, यही ऑफिसर थे जो मेरे इनकाउंटर में थे, इनकी टीम सिविल कपड़े में पिस्टल उस्टल लगा के लोग सवेरे जाके अपना बैठ गए, आगे पीछे इधर उधर। दिन में करीब 12-1 बजे वो ऑटो आया उस स्टैंड में। तो इन्होंने ऑटो वाले से जाके, क्योंकि जब भी हमारा इस तरह का ऑपरेशन होता था तो लोकल 1-2 कश्मीरी सिपाही हमारे साथ होते थे जो वो लैंग्वेज बोल के हमको कवर करें। तो उन्होंने कवर किया कि हमको सेक्रेटेरिएट चलना है, तो बोला चलो भाड़े पे। तो 4 लड़के बैठ गए, 3 पीछे 1 आगे, और एक हमारी गाड़ी फॉलो अप गाड़ी थी पीछे, क्योंकि अंडर कवर ऑपरेशन में डर रहता है कहीं रास्ते में इनकाउंटर हो गया, कोई बात हो गई तो एक गाड़ी कवर करे, आइडेंटिटी कवर करे। तो ज्यों इन्होंने रूट ऐसा लिया कि हमारे हेडक्वार्टर के सामने से ऑटो लेके ही गुजर रहे थे। ज्यों हमारा गेट आया, इन्होंने बोला ऑटो को कि तुम अंदर चलो। अब ऑटो को ये भीतर लेके आए। उस ऑटो वाले का हमने बातचीत की तो कहा साहब हाँ हमने एक फैमिली शिफ्ट की है पिछली रात। तो मैंने कहा कि किसकी की है? कह रहा सर किसकी की वो नहीं पता, जो भाड़ा था उसने दे दिया, कहाँ से उठाया वो कंफर्म हो गया। हमने कहा तुमने ड्रॉप कहाँ किया वो बताओ तुम। तो उस ऑटो वाले को हम बाहर नहीं जाने दिए, उसको जब तक अंधेरा नहीं हो गया अंदर ही रखे, क्योंकि हमें पता था छोड़ेंगे तो ये कहीं बात बाहर न लीक कर दे। हमारी पार्टी करीब 9 बजे रात को तैयार हुई। हमने कहा जाओ और देखो क्या मिलता है। तो यही हमारा ऑफिसर बेनू चंद्रन, हिमांशु, गौड़, ये टीम लेके गए। ऑटो वाला साथ साथ, उसको याद था वो किस गली में किस घर पे छोड़ा था, तो एग्जैक्टली उसी घर पे ले गया और कहा साहब यही दरवाज़ा है, मैं यहीं छोड़ा हूँ। तो हमारी टीम ने घर घेर लिया और ये घुस गए अंदर। ये अंदर घुसे तो इनको इल्म नहीं था ये क्या करने जा रहे हैं। इनको फर्स्ट फ्लोर पे कंबल घुटने पे चढ़ा के सोया हुआ एक आदमी मिला। वो आदमी को पता नहीं लगा घर में घुस रहे हैं, तो फटाफट ड्राइंग रूम में घुसे और उसको बोले तुम कौन हो? खड़ा हुआ, लेकिन वो कश्मीरी नहीं बोल सकता था, वो पंजाबी बोल रहा था। इनको डाउट हुआ, लेकिन उसको ये लगा कि इनको मेरी आइडेंटिटी पहले से पता है और बिकॉज ऑफ मी ये इस घर में आए हैं।
जबकि इनको नहीं पता था हम इसको पकड़ने आए हैं। वो वहीं ब्रेक हो गया, उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी। तो इन्होंने बोला, जब पाकिस्तानी बात आ गई तो इन्होंने बोला राइफल कहाँ, कह रहा ऊपर है। तो अगले ऊपर फ्लोर पे गए तो AK-47 इसकी लोडेड ऊपर रखी हुई थी। जनरली अपने साथ नहीं रखा था क्योंकि अचानक कोई आया मिले उले तो उसको ना लगे हथियार है। और जब उसको पकड़ के लाए तो इनका वहीं से सेट पे खबर आ गया, फ़ोन मेरे पास वायरलेस सेट पे मैसेज आया, सर कांग्रेचुलेशंस, तो बड़ा कैच मिल गया। मैंने कहा बड़ा कैच मिल गया? कह रहा सर पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी मिल जाना मतलब कि आपका पूरा महीना बन गया, आपको मतलब पूरे महीने का एक ऑपरेशन मिल गया। बिकॉज एक ट्रेंड पाकिस्तानी टेररिस्ट आर्म्ड मिलना मीन्स कि पूरा पुलिंदा खुलना इन्फॉर्मेशन का। पकड़ के लाए, इंट्रोगेशन शुरू किया। इंट्रोगेशन करते 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 हम चीफ ऑपरेशनल कमांडर जम्मू कश्मीर फ्रीडम फोर्स का, जो कि बड़ा लेस नोन ऑर्गेनाइजेशन था, और उसका इस सेकंड टाइम इंडिया इन्फिल्ट्रेट किया था। एक बार पहले किया था तो एक आर्मी के मेजर को इसने लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारा था, और ये रिटर्न गया था वापस, एक्सफिल्ट्रेट किया था पाकिस्तान, फिर कूलिंग ऑफ करके दोबारा एंटर किया था। उसके इंट्रोगेशन बड़ा शानदार था। मैं बातचीत करता रहा, पूरी इकोनॉमी उसने समझाई, कैसे तंजीम आउटफिट्स पाकिस्तान में काम करते हैं, कैसे फंड रेजिंग होती है, हाउ दे मोटिवेट द पीपल, लोगों को जिहाद के लिए तैयार कैसे करते हैं। और अच्छे खासे फैमिली का था, पढ़ा लिखा था, मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स था, मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स में किया था, और उसकी खुद एयर गन बनाने की फैक्ट्री थी सियालकोट में। अच्छे फैमिली का था, बट टेररिज्म का चीफ बनना है। यानी अगर टेररिज्म के लिए आप इंडिया में एंटर करते हैं पाकिस्तान से, ओहदेदार हैं, AK-47 है, भारत के अंदर कत्लेआम करते हैं, तो वहाँ पे जो जिहादी मोटिवेटर है ना, वो उस फैमिली की इज्जत करते हैं, बुला के उनको बड़े कुर्सी पे बिठाते हैं कि मतलब तुम समाज में, सोसाइटी में तुम्हारा ओहदा दूसरों से बड़ा है, क्योंकि तुम्हारा बेटा भारत के अंदर जिहाद करने के लिए गया हुआ है। ये मानसिक, ये सब इंसेंटिव है सोशली पब्लिक में बताने के लिए कि मतलब ये एक ऐसा चीज़ है जो तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। उसके इंट्रोगेशन बड़ा इंटरेस्टिंग था। दिल्ली से कंप्लीट फंड ले जा रहा था। वो कहता था सर मेरा मिशन ये नहीं है कि मैं किसी को ग्रेनेड से मार दिया, किसी को पिस्टल से मार दिया, मेरा मुहिम 2050 कश्मीर है। यानी हमारा विज़न इतना बड़ा है कि आज के 50 साल बाद कश्मीर में वो हो जो हम चाहें। आज के 50 साल बाद कश्मीर में जो हमारा फरमान हो वो लागू हो। ये मैं छुटफुट किलिंग के लिए नहीं आया हूँ। तो मैंने क्या ख्वाहिश है, वो कह रहे सर डल गेट देखना मुझको, डल झील। तो गाड़ी बिठा के ले गया, मैं पूरा डल के राउंड लगवाया, पूरा दिखाया। फिर कहता साहब हमारा तो यही ऐलान है। मतलब उसका इंट्रोगेशन काफ़ी हमारे लिए भी इंफॉर्मेटिव रहा। रही बात, बहुत सारे ऐसे इनकाउंटर्स हुए जिसमें निकल के आना, बचाना, जम्मू कश्मीर असेंबली अटैक, पुलवामा संग्रामा के इनकाउंटर, पोहरू, मतलब सीरीज़ है बड़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड जिसको मैं दिल के साथ लगा के रखता हूँ कि भाई ये पूरी तस्वीर बदल सकती थी, फेट बदल सकती थी, ज़िंदगी जा सकती थी, मर सकता था आदमी। वो एनविजन 2050 तक करते क्या है? वो क्या है कि जो पाकिस्तान के अंदर ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, भारत को डिस्टेबलाइज करने का जो उनका रोड मैप है बहुत लंबा है। उनकी पूरी स्टडी है इस पे, और उनका पूरा एक वर्टिकल है जो इसी पे काम करता है। तो वो इंडिया को 2030 में क्या देखना चाहते हैं, 2035 में क्या देखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं कि कौन टेरर आउटफिट्स है, कैसे इसको हमें ग्रो करना है। आज की तारीख में इस आउटफिट के ऊपर बैन लग गया तो दूसरा आउटफिट रेडी रखते हैं। उसके बाद एक आउटफिट है उसको अप करेंगे, एक को डाउन करेंगे। इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा तो कुछ दिन लल पीरियड चला जाएगा, कुछ दिन वेट एंड वॉच में चले जाएंगे। जिहादी एलिमेंट्स को एंटी इंडिया यूज कैसे करना है, ये आपको पता है ना कि पाकिस्तान के लिए असेट्स हैं ये, दे आर दी असेट्स, दे आर नॉट। पहले पाकिस्तान कहा करता था कि ये हमारे वश में नहीं है, रोग एलिमेंट है, नॉन स्टेट एक्टर है। पाकिस्तान भी तो आतंकवाद से परेशान है। आज वो प्रो हैं। प्रो तो उस दिन प्रूव हो गया ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब मारे गए जैशे मोहम्मद के टेररिस्ट के नमाज जनाजा में रावलपिंडी कैंटोनमेंट, पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में
उनको खराजे अकीदत अदा करने के लिए लाइन अप थे पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग के साथ। तो अब बात में शक कहाँ रह गया कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी पाकिस्तान मिलिट्री से कुछ अलग हैं। वो तो पाकिस्तान मिलिट्री के एक तरह से असेट हैं कि पाकिस्तान आईएसआई उन्हें समय समय पे अपने तरीके से इंडिया में कत्लेआम के लिए, सुसाइड के लिए यूज़ करती रही है और आने वाले टाइम में भी वो करेगी। तो क्लियर हो गया इस पिछले वाले ऑपरेशन में। उन पर कोई इस बात का उत्तर नहीं है, कोई जवाब नहीं है कि भाई अगर आपका इनसे कोई वास्ता नहीं है तो उनके मारे जाने पर आप क्यों लाइन अप हो? आप दोनों एक ही हो ना। ये तो क्लियर हो गई ये बात इस बार। सर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेररिस्ट कोड्स क्या थे जो आपने डिकोड किए और किस तरीके से आपने भी उनके अगेंस्ट कोडिंग करी? उस समय क्या था कि मोबाइल वगैरह और ये सारे सोशल मीडिया का तो टाइम आया नहीं था। तो जो कम्युनिकेट करने का साधन होता था वायरलेस सेट। तो वायरलेस सेट जब खुलता था तो जिसके लिए वो संदेश बना रहता था वो तो सुनता ही था, वो पैरेलली कुछ और लोग भी सुनते रहते थे। अब वो कैसे सुनते थे कि टेररिस्ट से जब्त किए हुए वायरलेस सेट, कैनोड का है, नोकिया का है, मोटरोला का है, किसी भी पैनासोनिक का है, किसी भी ब्रांड का वायरलेस सेट, तो हम लोग हर ब्रांड के वायरलेस सेट का 1 या 2 अपने पास रखते थे कोर्ट से परमिशन लेके। क्योंकि जितने ज़्यादा वायरलेस सेट हमारे पास हैं, हमारे पास उतना ज़्यादा सुनने का ऑप्शंस है और उसको वेरियस चैनल और फ्रीक्वेंसी पे सेट करते थे। तो एक रूम, कंट्रोल रूम टाइप बना रखा था और एक मोटा सा रजिस्टर होता था। तो उस पर टेररिस्ट जितने बकवासनामा करते थे सुबह से शाम तक या रात को, वो लाइव चलता रहता था। जैसे अब कंट्रोल रूम में कोई चीज़ लाइव चल रही है और 1-2 स्टाफ होता था जो उसके वाइटल चीज़ों को लिखे। हार्ड कॉपी होती थी पेन से लिखना, रिकॉर्डिंग वार्डिंग कुछ सिस्टम था नहीं। कुछ गालियाँ वालियाँ भी वो सब देते थे, वो पार्ट छोड़ दीजिए। लेकिन जो ऐसी चीज़ थी जिसका ऑपरेशनली हम कल को यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, चैनल कौन सा था, कॉल साइन किसका था, उसका उस दिन कोड क्या था, उसकी तारीख क्या थी और टाइम क्या था, और जो कंटेंट बोल रहा है, जैसे उसने कंटेंट बोला कि आज 3 मुर्गा टपका दिया, अंसार भाई ने बोला था डिप्टी चीफ इसके गाजी बाबा के, तो जितने टाइम बोला वो हमने लिख दिया कि 3:20 पे ये आया कि 3 मुर्गा टपका दिया। अब ग्राउंड में जो 3 कोई किलिंग हुई है उससे वो घटना कनेक्ट हो गई, क्योंकि जो रियल घटना है वो तो पता लगेगा। तो कल को ब्रेक करना होगा तो ये कॉल साइन वाला डायरेक्टली लिंक हो रहा है उससे। अंसार भाई इसीलिए टूटा था 08, नहीं तो टूटता नहीं। गाजी बाबा का जो डिप्टी चीफ था इसी इंट्रोगेशन में फंसा हो, क्योंकि इसने कुछ दिन पहले बटमालू में 3 जवान मारे थे आर्मी के, गाजी बाबा ने इसके थ्रू मरवाया था। तो ये भागते हुए उसने कॉल साइन दिया कि 08 for 39, 3 मुर्गा टपका दिया। तो इंट्रोगेशन में ये इसके मुंह से 08 निकल गया। तो हमने बोला बेटा 08 अगर तुम हो तो ये 3 मुर्गा टपकाने वाला हिसाब तुमको देना पड़ेगा। तो उसने बोला हाँ ये किलिंग मैंने की है। तो इस टाइप के कोडे बोलते थे। जैसे ये उनको डंडा दे दिया मैंने AK-47, कितने लड्डू मिले, मेरा हैंड ग्रेनेड है। उसके बाद आटा, ये जो RDX वगैरह है इनको आटा बोलते थे। तो हेलीकॉप्टर आया तो बोलते हैं चिड़िया, कि चिड़िया आई ले गई, गाड़ी आ रही है। तो इस तरह से हर चीज़ का, जिस तरह से इंसान आम भाषा में किसी सच्चाई को छुपाने के लिए कोई कोडेड चीज़ बोलता है, इस टाइप की कोडेड चीज़ वो बोलते थे। ये कोडेड चीज़ हम भी बोलते थे। जैसे हमारी गाड़ी गई है श्रीनगर, उसको ड्राइवर को कोई चीज़ पास करनी है तो हमने बोल दिया यार वहाँ देख लेना कुछ डंडे आज रिसीव करने हैं आर्मरी से। हम भी ऐसे बोलते थे क्योंकि हमारी बात भी वो कई बार सुनते थे। तो इसकी हम लोगों ने एक बना रखा था, एक मास्टर चार्ट। कई बार वो एक्यूरेट नहीं होता था। अपने बटालियन का मास्टर चार्ट हर महीने मैं रिवाइव करता था, हर एक तारीख को कोड बदल देता था और वो कोड सबको पता होता था। तो थोड़ी बहुत सीक्रेसी इससे मेंटेन हो जाती थी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो वो कोई चेंज नहीं कर सकता था, वो था आवाज़। क्योंकि टेररिस्ट हर महीने अपने कोड को बदलते थे। जैसे गाजी बाबा इस महीने 39 है तो 1 फरवरी को गाजी बाबा अपना कोड बोलेगा 17। कोड तो चेंज कर लेगा, आवाज़ नहीं चेंज कर सकता। तो हम ये भी अपडेट करते थे कि जो ये कैरेक्टर गाजी बाबा है ये पिछले महीने 08 था, इस महीने 17 है ये। तो वो डिकोडिंग भी लिखते थे
लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मैट्रिक्स होता था। मैट्रिक्स क्या था कि अंग्रेज़ी के ए से लेके जेड तक के जो 26 लेटर हैं उसका एक मैट्रिक्स है, और 0 से लेके 9 तक का एक मैट्रिक्स है। तो कुछ भी हम जो आप बात कर रहे हैं ना, उसकी हम कोडिंग कर लेंगे कि इस महीने मैट्रिक्स क्या होगा। कोई भी बात कहनी है तो ए क्या मीनिंग देगा, जेड की मीनिंग क्या होगी, तो पूरी कोडेड भाषा होती थी। और जिसको मैट्रिक्स मिल गया टेररिस्ट के पास से, वो माला माल हो जाता था, वो डिकोड कर लेता था उस महीने कि इतने इतने कांड अभी होने हैं। तो टेररिस्ट जिगाजी बाबू की जेब में भी मैट्रिक्स था। मारने के बाद जो इसकी बॉडी की तलाशी हुई थी उसमें मैट्रिक्स मिला था। तो मैट्रिक्स सबसे कोडेड वर्ड होता था। वो तो एक तरह साइफर डॉक्यूमेंट था ना, कुछ भी तोड़ लेंगे, मैट्रिक्स कैसे तोड़ेंगे जब तक मैट्रिक्स की की नहीं मिलेगी आपको। तो ये सब कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो बड़ी बेसिक थी, बड़ी रूडिमेंट्री थी, और उस ज़माने में थी जब कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल। और ये ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज आज भी किसी तरीके से एग्जिस्ट 100% मैट्रिक्स अभी भी लागू है, क्योंकि मैट्रिक्स आपका सारा मोबाइल इंटरसेप्ट हो जाएगा, आपके ऐप्स पे भी काम हो जाएगा, किसी की कही हुई चीज़ भी काम हो जाएगी, मेल भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता ना। सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी यूज होता था, झंडी से यूज होता था। मैं झंडे से आपको बोलूँगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, फ्लैग को 3 बार इधर ले जाऊँगा उसकी क्या मीनिंग है, ऐसे ले जाऊँगा तो क्या मीनिंग है। ऐसे ही मैट्रिक्स का भी है। मैंने आपको भेजा ACYZ10, अब इसका एक्चुअल मीनिंग का एक कोड बना हुआ है, एक प्रोटोकॉल बना है, भाई इसका ये मीनिंग होगा, और ये हम दोनों के बीच में खाली है। तो आप कुछ लिख के भेजोगे ना, वो तो कोई डिकोड कर ही नहीं पाएगा जब तक उसको की ना मिले, जिस की में एक एक वावेल, कॉन्सोनेंट और नंबर की मीनिंग लिखी। ये टेररिस्ट बड़ा तगड़ा यूज़ करते थे। ये मैट्रिक्स को बात करते थे। मैट्रिक्स जेब में रखे रहो तो रद्दी पेपर है आपके लिए, मीनिंग तो निकलेगा नहीं कोई। आपको उर्दू बोलनी पड़ी या कभी आपको अपनी पहचान बदलकर आतंकवादियों के बीच में रहना पड़ा? देखिए, वहाँ कश्मीर में तो बेसिकली कश्मीरी भाषा जानना आपके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन कश्मीरी लैंग्वेज इतना आसान नहीं है सीखना। उर्दू से आप अपने आप को कुछ कनेक्ट कर लेते हैं, यानी पब्लिक को कश्मीरी तो नहीं समझने लगेगी, लेकिन पब्लिक थोड़ी सी आपके साथ उसकी सोच चेंज होती है। और लकीली मेरी उर्दू बहुत अच्छी थी। तो उर्दू अच्छी इसलिए थी कि हम जिस एरिया से हैं, उत्तर प्रदेश के उस एरिया में पहले तो बहुत सारी चीज़ें उर्दू में चलती थी, और आज भी कोर्ट कचहरी अदालत की चीज़ें उर्दू में ही चलती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ चलती हैं। गांव के नक्शे, ज़मीन, रेवेन्यू, लैंड के सारे रिकॉर्ड उर्दू में हो। तो हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई, मेरे ग्रैंडफादर गांव के मुसलमानों की उर्दू की चिट्ठियाँ वही पढ़ के सुनाते थे। सोचिए, क्योंकि तब 8वीं तक उर्दू अनिवार्य होती थी उत्तर प्रदेश में। तो हमारे गांव की मुस्लिम कम्युनिटी कि जो लेटर्स आते थे उर्दू में, तो मेरे बाबा से पढ़वाने मेरे ग्रैंडफादर के पास आते थे, तो उर्दू पढ़ के उनको सुनाते थे। तो मेरी लकीली उर्दू बेहतर थी। तो मैं कश्मीर में जो इनसे कम्युनिकेट करता था गांव में, कार्डन में, सर्च में, मुलाकात में, उसमें मैं उर्दू बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। तो थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली हमको मानते थे। मैंने उनको लगता था कि जो भी हो इसके पीछे रीज़न, एक तो ये एस्पेक्ट था। दूसरा, खुद को चेंज करके इनके बीच में काम करना बड़ी कॉमन बात थी, और वो मेरा बड़ा तगड़ा मॉडस ऑपरेंडी था, वो मैं पक्का करता था। सिविल गाड़ियाँ हमारे पास 2-3 थी, जिसको कोर्ट से ज़िम्मेनामे पे ले रखा था हम लोगों ने। यूनिफॉर्म निकाला, इस पे स्पेशल ऑपरेशन के लिए निकल लिए, उसमें आपको आइडेंटिटी भी छुपानी है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कवर करते थे कश्मीरी लड़के। क्योंकि मान लीजिए मैं अपने आप को रूप चेंज कर लिया, नाम चेंज कर लिया, ऑपरेशन में डाल भी लिया, लेकिन मैं कश्मीरी नहीं बोल सकता, और कश्मीरी मैं नहीं बोल सकता, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक हमारे चैलेंज था। उसको हम कैसे कवर करते थे? जो कश्मीरी कांस्टेबल हमारे होते थे वो भी हमारे साथ रहते थे, तो वो पार्ट को कवर कर लेते थे। तो उसमें ज़रूरी नहीं आपका बोलना, जब तक बोलने की नौबत आएगी उसको कवर कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक वैल्यूएबल असेट हमारे पास था कि जो कश्मीरी पॉपुलेशन के जवान थे वो बड़े शानदार थे, हिम्मती भी थे, और कोवर्ट ऑपरेशन में दिल खोल के काम करते थे। आतंकवादियों के ग्रुप में घुस के शाम तक आ जाते थे, ऐसा काम करते थे। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि कश्मीरी फ्रीडम और कश्मीर एक कांच की तरह है, कभी भी टूट सकता है। करंट सिनेरियो में पोस्ट अप्रैल 2025 डू योर व्यूज चेंज और योर व्यूज रिमेन द सेम? मैंने बात शायद कश्मीर के अंदर अमन चैन को लेके बोला था।
तो कश्मीर जनरली तो देखा जाए तो कश्मीर काफ़ी अच्छा है अभी, कश्मीर की सिचुएशन बहुत बेहतर है। ये बात मैंने उस सवाल के जवाब में कही थी कि कश्मीर की शांति कितनी अस्थाई है और कितनी अस्थाई है। उसमें मैंने बोला था कि कश्मीर के अंदर जो पीस है वो बड़ी फ्रेजाइल है। मतलब सोचिए ना कि 2019 में पुलवामा की घटना हुई, 2019 से 25 तक ऐसा नहीं है कि कश्मीर में घटना नहीं हुई, घटना हुई, लेकिन 19 के बाद पहलगांव जैसी घटना 6 वर्ष बाद हुई। यानी लोग लगभग भूलने लग गए थे और लोग लगभग ये चर्चा करने लग गए थे कि कश्मीर इज ए न्यू नॉर्मल। कश्मीर में आप कहीं जाओ, कहीं घूमो, सारे होटल फुल, सारे फ्लाइट्स फुल, 3.5 करोड़ टूरिस्ट पहुंच चुके, इनोवा गाड़ी जाइलो, कोई आपको 4 व्हीलर किराए पे मिलना मुश्किल हो गया था। तो कश्मीर वॉज जस्ट कैंटरिंग ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, टूरिज्म बूम पे, पब्लिक दुनिया एंजॉय कर रही है। दिल्ली से उठा आदमी 1 घंटे में कश्मीर पहुंच गया। लेकिन अचानक 22 अप्रैल को ऐसी घटना हुई कि उसने पूरी शांति का जो एक सिलसिला था वो ब्रेक कर दिया। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की डिज़ाइन है और जो वल्नरेबिलिटी है बॉर्डर की, यह कश्मीर में कौन घटना कब रिपीट होगी इसकी कोई पक्की गारंटी नहीं ले सकता। बट बाय एंड लार्ज जनरल सिचुएशन कश्मीर की बहुत बेहतर है, बहुत सुंदर है, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। इतनी स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स होने के बावजूद, फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड, सेकंड लाइन ऑफ कमांड होने के बावजूद, आज की डेट में टेररिस्ट बॉर्डर से अंदर आते कैसे हैं? देखिए, ऐसा है कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसका 15,000 किलोमीटर बॉर्डर है, जिसमें 7,300 किलोमीटर बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है, और इसमें भी 3250 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ अकेले है, जिसमें 750 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो आप इतना बड़ा एक लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, जिसकी रोज कोशिश है कि ट्रेंड टेररिस्ट आपके टेरिटरी में वो इन्फिल्ट्रेट करे। लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल को नक्शे पे देखना या उसकी चर्चा करना, मुझे लगता है कि सच्चाई से उसका कोई कनेक्ट नहीं है जब तक उसको एक्चुअल न देखा जाए। कंप्लीट लाइन ऑफ कंट्रोल माउंटेनस है, पहाड़ी है, नाला, नदी, जंगल, बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया है। टोके का जो एरिया है जो सिमिलर है, लेकिन उस पर कंट्रोल पाकिस्तान का है। उसमें कंप्लीट ट्रेनिंग कैंप्स हैं, लॉन्चिंग पैड्स हैं, और वह वर्षों से, इतने सालों से वहाँ पर ट्रेनिंग दे करके टेररिस्ट को उन कैंप्स में इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने का ही काम कर रहे हैं। और इसके पीछे उनकी पूरी ब्रिगेड लगी हुई है, स्टेट एक्टर्स लगे हुए हैं जो इस काम में है। उस एरिया के 3-3 पुश्त, 4-4 पुश्त पुराने गाइड्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया के, जिनकी पिछली 4 जनरेशन टेररिस्ट को क्रॉस कराने का गाइड का ही काम करती है। उसके उनको मोटे पैसे मिलते हैं, रिस्क लेते हैं, क्रॉस करते हैं, इनकाउंटर में मारे भी जाते हैं, बच भी जाते हैं। तो जब बर्फ़ पिघलती है और जब मौसम साजगार होता है, उस समय इन्फिल्ट्रेशन का चांस बहुत बढ़ जाता है। जून जुलाई से ये चीज़ शुरू हो जाती है, नवंबर तक चलती है। तो एक तो वो एरिया बहुत ही इनएक्सेसिबल है और डिफ़िकल्ट एरिया है, और कोई कहे कि उससे ज़ीरो इन्फिल्ट्रेशन होगा, ऐसा संभव ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उस एरिया पर फिजिकल बैरियर आप लगा ही नहीं सकते। अब आता है 192 किलोमीटर जो जम्मू का बॉर्डर है। इस 192 किलोमीटर में इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन आपने पिछले 10-15 सालों में सुना होगा इसमें भी टनलिंग होने लगी है। यानी टेररिस्ट 100-150 मीटर पाकिस्तान के साइड से सुरंग खोद के आने की कोशिश करते हैं, और जहाँ निकलते हैं पतला सा छेद होता है इतना, यानी उसमें खरगोश निकलना मुश्किल होगा, उसमें से भी निकलने की कोशिश करते हैं, और ऑक्सीजन की पतली पाइप लगा करके, यानी आप सफोकेशन हो जाएगा, आदमी सफोकेशन से मर जाएगा। तो और इसकी कहीं ना कहीं वो मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इतनी लंबी डिगिंग विदाउट मैकेनिकल सपोर्ट नहीं हो सकता। तो पूरा जम्मू बॉर्डर भी थिकली ग्रोथ है, उन्होंने अपने साइड की एक भी घास नहीं काटी है, और पूरा ट्रीज की लाइन लगाई हुई है जस्ट टू गिव यू कवर। आप इंडिया से देखेंगे आपको कुछ उस पेड़ के पीछे दिखाई नहीं देगा। हमको अपना एरिया क्लीन करके रखना पड़ता है, क्योंकि कहाँ सुरंग खुदेगी, एरिया प्लेन और विजिबल नहीं होगा तो हमें पता नहीं लगेगा।
ये भी एक चुनौती शुरू हुई है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ जिसको कह लीजिए कि नॉन फिजिबल बॉर्डर है। बसंतर नाला है, रावी नदी का एरिया है जिसमें फेंसिंग हो ही नहीं सकती। आप फेंसिंग जो करते भी हो बह जाता है बाढ़ में। तो ये सारी एक नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं जो कि बॉर्डर को वल्नरेबल बनाते हैं क्रॉसिंग के लिए। अब आप देखिए मुंबई अटैक कहाँ से हुआ? अरब सागर के थ्रू हुआ, ओशन के थ्रू हुआ है। अमेरिका से बड़ी टेक्नोलॉजी किसके पास थी? 9/11 कैसे हुआ? दो साइड से समुद्र है, अमेरिका पूर्वी साइड से अटलांटिक महासागर से घिरा है, पश्चिमी साइड से पैसिफिक है। तो अमेरिका का तो ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे तो लैंड बॉर्डर तो उनका है ही नहीं मेक्सिको और कनाडा के अलावा। तो 9/11 रोक नहीं पाए, वो रोक नहीं पाए। 3 अटैक हुआ एक दिन में। तो कहने का अर्थ है कि नेशनल बॉर्डर्स, अभी पूरा नेपाल बॉर्डर है, आपको पता है, फिजिकल बैरियर नहीं है, सब कुछ है, सॉफ्ट बॉर्डर है, बर्मा बॉर्डर है, बंगाल बॉर्डर एक बहुत चिंता का विषय है, चाइना बॉर्डर तो छोड़ दीजिए। तो कुल मिला जुला के जो हम एक ही ज्योग्राफी के पार्ट हैं, जिससे पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, ये लैंड बॉर्डर हमारा बहुत ही चैलेंजिंग है। और इस लैंड बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन ना हो, ज़ीरो इन्फिल्ट्रेशन हो, आई थिंक एक सपना है खाली है। इन्फिल्ट्रेशन 100% रोक पाना बहुत ही मुश्किल है, कोशिश होनी चाहिए ना हो। और यही वजह है जो कि डिफ़िकल्ट बॉर्डर्स का, कि इन्फिल्ट्रेशन आप 100% मुकम्मल इंश्योर नहीं कर सकते। ग्राउंड ज़ीरो मूवी आप पर बनी और इतनी हिट हुई। ज़्यादातर इमरान हाशमी सर इज़ नोन फॉर अ डिफरेंट साइड ऑफ movies that he has done all his life, but he chose to do this and अच्छे से डिपिक्ट करके बताया कि आपकी लाइफ रियलिटी में थी क्या। तो अब post that movie, how do you feel and how did you accept this in your way कि इमरान would do this movie for you?